है ना। और आगे फिर बनाते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मोबाइल वो जो कल दृष्टि दोष पढ़ाए थे वो दृष्टि दोष दोनों से पहले फिगर बनाना है और उसके बाद दृष्टि दोनों निकट और दीर्घ का फिगर बना लेना। ये दोनों पहले होना चाहिए। ठीक आंख वाला दोनों फिगर है कि स्वस्थ आंख वाला दूर में भी रहेंगे तो ये बनेगा रेटिना पर, निकट में भी रहेगा तो रहेंगे, तो फोकस बदलते घटते रहते हैं। दूर यदि लेंस, ठीक है चलो। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दोष जानते हो लिखने के लिए, या इसी को कहते हैं प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष को ही कहा जाता है प्रेस बायोपिया, PRESBYOPIA, है ना। यूट्यूब पर केमिस्ट्री तुमको 10th का लाइन बाय लाइन दिया है, एक भी छूटा हुआ नहीं है। फिजिक्स में तुमको केमिस्ट्री हो गया लाइन बाय लाइन, फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ाया हुआ है। मान लो जब तक जाएंगे तब तक इलेक्ट्रिक करंट तक पहुँच ही जाएंगे ना। अब खत्म हो रहा है, 3-4 दिन में तब तक खत्म कर देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट ही है। मैथ में आधा आधी डाला हुआ है, तो व्यवस्था तो क्या हुआ है, रह गए तब तो बढ़ा देंगे। अब देखो कितना तक खिंचाता है। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, या इसी को जरा दृष्टि दोष, या इसी को हम लोग जराक्स कहते हैं, जराक्स कहते हैं। इसमें क्या होती है ना, यह रोग बुढ़ापे में होती है। यह रोग बुढ़ापे में होती है। बढ़िया ना चैप्टर मैथ का पढ़ाई दिए ना। चलो मैथ में अच्छा चैप्टर कौन बच्चा है, ज्योमेट्री हो, बाकी कहाँ, बाकी कहाँ। क्षेत्रमिति का यूट्यूब पर डाला हुआ है मेरा पहले वाला, अच्छा से पढ़ाया हुआ है। ज्योमेट्री भी शायद डाला होगा, ज्योमेट्री भी डाला होगा शायद, कन्फर्म तो नहीं है। ज्योमेट्री लास्ट में पढ़ाए होंगे तो पक्का डाला होगा, ज्योमेट्री भी डाला होगा। ये यानी कि जितना अभी चैप्टर बचा हुआ है तुम्हारा मैथ में, उतना सब यूट्यूब पर डाला हुआ है अच्छे तरीक़ा से। यही थोड़ा मोड़ा हल्ला अंकित कर देता था बीच बीच में, लेकिन बाकी सब चीज़ ओके है, तो अच्छे से पढ़ सकते हो। कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लिख जैसे अभी इसमें देख रहे हो सारा चीज़ अगले बार भी इसी प्रकार से बना था, तो दिक्कत नहीं उसमें है। जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, यह रोग बुढ़ापे में होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित, अब देखो ये रोग होगा बुढ़ापे में। इस रोग में क्या होती है, ना तो व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही वस्तु दूर की वस्तु दिखाई देगा। जनरली बुढ़ापे में होता है 50-60 साल के बाद होती है, ना निकट के दिखेगा ना दूर का। इस दोष में ना निकट की वस्तु दिखती है, ना निकट की वस्तु दिखती है। तुमको कौन विषय लगता है भारी, वही पहले पढ़ा देंगे। बोलो कौन विषय हमको भारी लगता है, जो लगेगा वही पहले पढ़ा देंगे, तब तो होगा ना। जिसको ऐसा चीज़ है ना कि कोई नहीं पढ़ा पाएगा, उसको बोलो। इस दोष में ना निकट की वस्तु दिखती है, ना दूर की वस्तु दिखती है, ना दूर की वस्तु दिखती है। पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद ही क्षेत्रमिति। सबका चैप्टर प्रोबेबिलिटी 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे उसको। सबका चैप्टर इसलिए तो पढ़ा दिया। यह रोग चलो पढ़ ही रहे हो, यह रोग बुढ़ापे में होती है। इस दोष में ना निकट की वस्तु दिखती है, ना दूर की वस्तु दिखती है, ये बात होती है। और क्या क्या होता है इस दोष में, है ना। जो आँख वही लिखा है, जो आँख ना तो दूर की वस्तु देख सकती है और ना निकट की वस्तु, यानी कि इसे निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। कौन दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष भी होगा, यानी कि निकट का वस्तु तो नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखेगा। यानी कि निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है इस व्यक्ति को, है ना। तो वही है, जो आँख ना तो दूर की वस्तु देख सकती है और ना नज़दीक वस्तु देख सकती है, उस आँख के दोष को जरा दृष्टि दोष कहती है। इस दोष वाली आँख खास फोकसांतर वाली, खास दूरी पर स्थित वस्तु को ही देख सकती है, वस्तु को ही
देख सकती है। यानी कि खास दूरी पर 20 मीटर 25 मीटर कुछ इस प्रकार से दूरी पर, उतने दूरी पर रहेगा तभी दिखेगा, और उससे कम ज़्यादा रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। ये है जरा दृष्टि दोष। बुढ़ापा में रोग होगा, ये जनरली होती है व्यक्ति को, ना निकट का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। एक खास दूरी पर रखी वस्तु को सिर्फ देख पाते हैं, उससे अधिक या उससे कम दूरी पर हम लोग रखी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कारण क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्यों हुआ ये दोष, तुमको एग्जाम में पूछेगा डिटेल में, निकट और दूर दृष्टि, इसलिए मैंने उसको चर्चा डिटेल में किया है। उम्र बढ़ने के कारण नेत्र लेंस का लचीलापन समाप्त हो जाता है। उम्र बढ़ने के कारण नेत्र लेंस का लचीलापन समाप्त हो जाता है। उम्र बढ़ने के कारण नेत्र लेंस का लचीलापन क्या होंगे, समाप्त हो जाएगा। यानी कि उसका सामंजस्य क्षमता जो है ना, जैसे सामंजस्य शक्ति कहते हो, खो देता है। कि उसका जैसे तूने पढ़ा कि वस्तु दूर होता है तो लेंस पतला हो जाएगा, यानी कि फोकस क्या हो जाएंगे, लेंस पतला होंगे तो बढ़ जाएंगे, और निकट होंगे तो लेंस मोटा हो जाएंगे और फोकस क्या होंगे, घट जाएंगे। फोकस घट जाएगा। ये चीज़ खो देता है उम्र बढ़ने के साथ साथ इस दोष में। बात समझ में आ गया ना। लचीलापन, इस नेत्र लेंस का लचीलापन समाप्त, यानी कि समायोजन शक्ति समाप्त हो जाएगा। मतलब खुद से जो फोकस बदल रहा था दूर नज़दीक वस्तु होने पर, वो बदलना ही बंद हो जाता है, एक बैठ जाएगा, जकड़ पड़ जाता है लेंस में से, समझ तो नेत्र लेंस में जकड़ पड़ जाता है। अब उसको कुछ नहीं होगा, अब देखने में भी दिक्कत होंगे, नहीं होंगे फोकस अंतर चेंज, नहीं होंगे तो खास दूरी पर रखी वस्तु सिर्फ दिखाई देगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये बात होती है जरा दृष्टि दोष में होने का कारण यही है ना। यानी उस आँख के लेंस में समायोजन की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट पेज लो, तो लिखते हैं अब। यह था जरा दृष्टि का कारण था। समायोजन शक्ति खो देता है वो व्यक्ति, पेज नंबर 2 है ना। समायोजन शक्ति खो देता, हटा इसको इधर से। समायोजन शक्ति खो देगा, इस टाइप की बीमारी जिस व्यक्ति को भी होती है। उसके बाद है उपचार। क्या करेंगे इसके उपचार के लिए, अब पता है तुमको कि निकट दृष्टि दोष भी व्यक्ति को है, दूर दृष्टि दोष भी है। दूर दृष्टि दोष में कौन लेंस लगाते हैं, दूर है तो 3 ऐसे रखना ठीक, दूर है तो 3 उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। तो व्यक्ति को दोनों बीमारी है, ना निकट का दिखता है ना, इसीलिए उसको दोनों लेंस लगाएंगे, चश्मा लगा देंगे, अभी लेंस लगाएंगे, ठीक है ना। उसको क्या करेंगे, दोनों चश्मा लगाएंगे उसको, नीचा देखेगा, छोटा बन गया चश्मा, थोड़ा सा सेम साइज का बनना चाहिए, कोनो बात नहीं है। इसमें क्या होती है, इस आँख में जिस व्यक्ति को ये बीमारी होता है, इस प्रकार चश्मा लगे होते हैं। यहाँ लगा रहेगा उत्तल, नीचा में क्या लगा होता है, उत्तल, नीचा में ऊपर में नीचा में होता है इस प्रकार से। नीचा में क्या होगा, उत्तल, ऊपर में क्या होगा, अवतल लेंस। ये ऊपर वाला से दूर का वस्तु देखेंगे और नीचा वाला से पास का वस्तु देखेंगे, इस प्रकार से रहती है, इस प्रकार से। उपचार, इसका उपचार के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस, द्वि फोकस लेंस, यानी कि द्विफोकस लेंस को कहीं कहते हो, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस, ठीक है ना। चश्मे के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जिस व्यक्ति को ना निकट की वस्तु दिखता है ना दूर की वस्तु दिखता है, यानी कि यह रोग बुढ़ापे में होती है, नेत्र का समायोजन क्षमता खो चुका है, सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ता बढ़ता नहीं है, समझ में आ गया ना। तब उस कंडीशन में उस व्यक्ति को चश्मे के रूप में हम लोग बायफोकल लेंस का यूज़ करके लगा के देंगे, यानी कि उत्तल भी रहता है उसमें
और अवतल भी रहेगा। अब बताओ, उत्तल लेंस नीचे लगे होते हैं और अवतल लेंस कहाँ लगे होते हैं? पहला क्वेश्चन, जरा दृष्टि दोष में दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? बायफोकल लेंस का या द्विफोकल लेंस का। नाम इसका है, दो गो लेंस इसीलिए इसको बायफोकल लेंस कहते हैं। समझ में आ गया ना? जरा दृष्टि दोष उपचार के लिए किस लेंस का यूज करेंगे? बायफोकल लेंस का। द्विफोकस लेंस का, द्विफोकस लेंस का उपयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इस लेंस में उत्तल नीचे होता है ऊपर? नीचा। ऊपर कौन होता है? अवतल। तीसरा क्वेश्चन, अब बताओ उत्तल लेंस किस दोष के लिए हम लोग लगाए थे उसमें कल के क्लास में? दूरदृष्टि दोष के लिए। समझ में आ गया ना? हैं? तो इसमें दूर की वस्तु देखना होता है ना, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे ऊपर वाला, और निकट का देखना होगा तो उत्तल वाला का। ये वहाँ उल्टा हो जाता है, मतलब वही है, उल्टा नहीं होता है। कुछ बात इसमें और देखो बताते हैं तो फिर आगे चलेंगे। जैसे देखो कुछ पैराग्राफ पर बताते हैं, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे उम्र बढ़ेगा क्षमता घट जाएगा। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। निकट बिंदु थोड़ा सा क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। और दूर बिंदु थोड़ा सा क्या होंगे? निकट आ जाएंगे। लेकिन खास दूरी पर स्थित वस्तु को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं इस दोष में। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, मतलब बिना चश्मा के नहीं देख सकता है वो। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता दोष कहते हैं। यह पक्षांबी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलियल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होती है। वही पक्सिलरी मांसपेशी दुर्बल हो जाए, कमज़ोर पड़ जाएगा, वो ठीक से फैलेगा, सिकुड़ना बंद कर देगा, सिकुड़ना फैलना। और जब वो सिकुड़ना फैलना बंद कर देगा तो लेंस भी सिकुड़ना फैलना क्या होंगे? कम कर देंगे, क्योंकि लेंस को तो वही पकड़ रखा हुआ है ना, वही फैलता सिकुड़ता तो लेंस फैलता सिकुड़ता। जब सिलरी मांसपेशी नहीं सिकुड़ेगा तो लेंस कैसे सिकुड़ेगा फैलेगा? और जब नहीं सिकुड़ेगा फैलेगा तो दूर के नज़दीक देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि फोकस अंतर चेंज नहीं होगा उसका। फोकस अंतर चेंज होगा तभी नज़दीक दूर के देख सकते हैं हम लोग आसानी से। अलग अलग फोकस रखी वस्तु को अलग अलग दूरी पर देख सकते हैं। समझ में आ गया ना? यह पक्षांबी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के यानी कि दोष, निकट दृष्टि दूरदृष्टि हो सकते हैं। इस दोष में कहा था ना मैंने कि इस दोष में व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूरदृष्टि दोष, दोनों प्रकार के दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुस्पष्ट देखने के लिए प्रायः द्विफोकी लेंस, बायफोकल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? सामान्य प्रकार के द्विफोकी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होती है। जनरली अवतल उत्तल क्या होंगे? जनरली होंगे। नहीं तो पहले के व्यक्ति क्या होता था, उत्तल अलग रखता था और अवतल अलग रखता था। अलग एक चश्मा रहता था उत्तल वाला, दो बुढ़वा चश्मा लेते साथ में, एगो जेबी में एगो कान मतलब लटका है शरीर मतलब मुँह पर, दो चश्मा। नज़दीक देखना होगा तो वो चश्मा, दूर देखना होगा तो वो चश्मा, इस प्रकार। लेकिन आजकल इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, दोनों चश्मा एक में दे देता है, उत्तलो एक में अवतलो देखना होगा नीचे करके ऐसे करके देखेगा, क्योंकि ऊपर में अवतल दर्पण अवतल। समझ में आ गया ना? ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, देखो कहा है ना, ऊपरी भाग कहाँ का होगा? सही बताए ना, अवतल ऊपरी होंगे। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता होता है। ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग में होता है अवतल लेंस, और यह दूर की वस्तु यानी कि ऊपर भाग में अवतल लेंस है और दूर की वस्तु, यही मतलब अवतल लिखा है ना। हाँ ठीक है। अवतल लेंस और कौन वस्तु? दूर की वस्तु देखने में मदद करती है। समझ में आ गया ना? निचला भाग उत्तल होता है, उत्तल होगा निचला भाग क्या होता है? उत्तल। यह पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होती है। आजकल संस्पर्श लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन संभव, मतलब दोष को ठीक कर देता है। ये बात किसके बारे में बताया मैंने? जरा दृष्टि दोष के बारे में। इसमें द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है चश्मे के रूप में। इस दोष में व्यक्ति को ना देगा निकट के दिखाई, ना देगा दूर के दिखाई, यानी कि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होते हैं। पहला पेज लाओ, फेंक दिया खोल के, पेड़ हटा दिया, वहाँ है रखल, उसमें लिख देते हैं इस। अच्छा चलो कोनो बात नहीं है। जरा दृष्टि दोष में रहने दो, इसी में लिख देते हैं। जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में इस जरा दृष्टि दोष में निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। दोष
दोनों हो सकते हैं। समझ में आ गया ना। इसी कारण ना निकट का ना दूर का ओल्ड एज में होती है। तो ये जानकारी दिया किसके बारे में, दो चार बात और जान लो, जैसे एक दो और है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में उतना ही है, 4-3 ही पढ़ने के लिए है। एनसीईआरटी में भी 3 कहा है ना, चौथा नहीं एनसीईआरटी में भी। चौथा देखो अबिंदुकता, कुछ जानकारी दे देते हैं इसके बारे में भी। अबिंदुकता या इसी को कहते हो दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य आलोक में दिया है। हाँ एस्टिग्मेटिज्म में ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। कभी काल यही ऑब्जेक्टिव यदि पूछ देता है तो फिर तो दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया ना। देखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र तथा क्षैतिज वस्तुओं को फोकसित नहीं कर पाता है। जैसे कि उदग्र मतलब होती है वर्टिकल, हाँ और क्षैतिज मतलब होता है समानता। हॉरिजॉन्टल। जैसे हम लोग देख रहे हैं तो व्यक्ति क्षैतिज भी कोई समान है, ऐसे भी एक साथ देख लेते हैं ना। जैसे शरीर को देखते हैं तो शरीर उदग्र भी है क्षैतिज भी है, दोनों एक साथ देख लेते हैं। आदमी मोटा है इस प्रकार से होती है। लेकिन जब व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाएगा या दृष्टि वैषम एस्टिग्मेटिज्म हो जाते हैं तो उस कंडीशन में इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक ही साथ उदग्र यानी खरा वस्तु को और क्षैतिज वस्तु को फोकसित नहीं कर पाएगा इस दोष में। समझ में आ गया ना। इस दोष यह दोष कॉर्निया की वक्रता की सममिति सिमेट्रिकल में कमी होने के कारण होती है। इन्हें समझ में आएगा, आगे समझाएंगे। इस दोष के कारण आँख में प्रवेश करने वाली किरण रेटिना से भिन्न भिन्न दूरी पर फोकसित होती है। इसमें 2-4 बात रखो ध्यान में। तो इस दोष में आए बढ़िया से न है, सिलेबस में एनसीईआरटी में लिखा है नहीं है सर, देखो तो नहीं है इसमें नहीं देंगे। इसमें है तो काहे देंगे, एनसीईआरटी रहेगा तब न देंगे। सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं हम लोग, सिलेबस तो ही है ना। तब फिर कुछ देर भी रखते हैं, हाँ टाइम नहीं है उतना। 2-5 मिनट अथी में पढ़ाए थे ना, अथी में पढ़ाए थे इस बारे में क्या, पॉलिटेक्निक में, याद तो नहीं है। पॉलिटेक्निक में तो चलता है, सट्टा चलता है तो 12th का है ये। 2-4 बात जानकारी ऑब्जेक्टिव के लेते भी नहीं, चर्चा भी नहीं करते हैं इसका। इस दोष में क्षैतिज मतलब कि तुमको रहेगा ना, क्षैतिज पर रखा हुआ वस्तु, क्षैतिज पर रखा वस्तु वो दिखाई देता है। कौन पर रखा वस्तु, क्षैतिज पर। लेकिन ऊर्ध्वाधर यदि वस्तु खड़ा है, ऐसी वस्तु ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऊर्ध्वाधर या वस्तु क्या है खड़ा है तो नहीं दिखता है, ठीक से नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। देखने में क्या होंगे, जैसे देखो ये क्षैतिज है, ये देखने में कोनो दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वाधर ऐसे रहेंगे, ये दिखेगा तुमको ऐसे टेढ़ा लगेगा। ऊर्ध्वाधर वाला क्या लगेगा, टेढ़ा लगेगा, क्योंकि क्षैतिज दिखता है बढ़िया से, ऊर्ध्वाधर नहीं दिख, ऊर्ध्वाधर लगेगा टेढ़ है। मुड़ी ऐसे करके देखिए। हाँ आदमी लगेगा टेढ़ है, रोडो लगेगा टेढ़ है, नहीं लगेगा टेढ़। रोड में लगेगा। हाँ रोड भी लगता है, नहीं लगता है। ऐसे लगेगा। वह आदमी गाड़ी चलाएगा तो लेके चले जाएगा किधरों ने। हाँ तो किधरों तो चश्मा इसका यूज ज़्यादा जानकारी नहीं लो। इसका हम लोग बेलनाकार लेंस का उपचार में देखो, इसका 2 बात रखना तो ध्यान में, ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे इसके बारे में। बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, समझ में आ गया ना। इसका उपचार कैसे करेंगे हम लोग। अबिंदुकता यानी कि दृष्टि वैषम एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है, इस दोष में केवल क्षैतिज पर रखा वस्तु देता अच्छे से दिखाई, ऊर्ध्वाधर रखा वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देता है। इस दोष का उपचार करने के लिए किस लेंस का यूज करेंगे, बेलनाकार। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कभी भी तुम्हारे कोर्स में मात्र 3 ही है बढ़िया से पढ़ने के लिए, 2 ही को हो तो अच्छे से, एक निकट एक दूर, 2 को अच्छे से पढ़ने के लिए है। वैसे मैंने काफ़ी चीज़ वहाँ डिस्कस वहाँ भी कर दिया है, उतना करना नहीं चाहिए लेकिन कर दिया, समझ में आ गया ना। तो जितना देते हैं उतना सोचते हैं और दीजिए, लोभ मत करो, जितना देर है ले लो वो, समझ रहे हो ना। थोड़ा सा जानकारी ले लो मोतियाबिंद के बारे में ऑब्जेक्टिव के लिए, नहीं तो ये सब टॉपिक्स अगले बार 4 तक ही शायद पढ़ाए थे। मोतियाबिंद, चलो मोतियाबिंद हम लोग के बुक में नहीं है, नहीं है मोतियाबिंद। अरे काम भी नहीं आता है, इतने को कमीशन में भी काम देते हैं, इसलिए नहीं बताते। जरूरी देता तो हम बताइए देते, समझ में आ गया ना। काम आता है, 2 एक बात काम आएगा।
और बिंदुकता दूर करने के लिए फलना लेंस का इस दोस्त में ई दिखता है, ई नहीं दिखता है, बात खत्म है बस। मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, PRACT, TTARACT, ये है। अब देखो इसमें क्या होती है, ये भी ओल्ड एज में होगा। ये कब होगा? बुढ़वा। ओल्ड एज में, बूढ़ा सबको होता है। इसमें मांस बढ़ जाता है, सुना होगा ना, क्या होगा, आँख ऑपरेशन करा का है मोतियाबिंद का, आँख लुढ़क जाता है आँख के सामने में, कुछ मांसपेशी का बढ़ जाना, मोतियाबिंद वही कहते हैं, मांसपेशी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये रखना। तो इसको मतलब इसका ऑपरेशन कर करके हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, मांसपेशी काट के रखे हटा देते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। इसी के साथ नेत्र लेंस को कंप्लीट करते हैं। समझ में आ गया ना? मोहर मार दिए। अब नेत्र लेंस को नहीं, तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेत्र निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यही दोनों कंप्लीट करना और 2-4 बार जरा दृष्टि के बारे में बात खत्म है। समझ में आ गया ना? इतना ही है, इससे अधिक तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो काफ़ी कुछ है, जितना नेत्र लेंस में पढ़ा उतने की होता है, काफ़ी चीज़ होती है नेत्र लेंस में। समझ में आ गया ना? तो सिलेबस को ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए। ज़्यादा चीज़ पढ़ लोगे, एगो फिजिक्स का कस के पढ़ लिया, उधर है ये नहीं, तो फिर फायदा क्या। 2-4 बात और सुनो, जो तुमको पढ़ना है NCERT में दिया, लिखेंगे नहीं लेकिन तू लिख देना, किताब सबके पास होगा, चाहे आलोक हो NCERT हो। सुनो यार, ये बात ही है। ये तो बताने के तो काफ़ी चीज़ बता सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए व्यक्ति को। ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। ये देखो, नेत्र दान कर, तुमको इससे का ऑब्जेक्टिव जनरली कभी कभी आ जाता है, कौन व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, कौन नेत्र दान नहीं कर सकता, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा। कौन आदमी दान कर सकता है नेत्र दान किस पार्ट को किया जाता है, कॉर्निया वाला पार्ट को, ऊपर वाला पार्ट को सिर्फ दान किया जाता है, इतना रखना याद, सिर्फ कॉर्निया को दान किया जाता है, पूरा नेत्र को उखाड़ करके नहीं दान किया जाता है, ठीक है ना। नेत्र दान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु, बुढ़वा, बच्चा, युवा, कोई भी नेत्र दान कर सकते हैं, या आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मेल फीमेल को भी दान कर सकते हैं। चश्मा पहनने वाला व्यक्ति हो या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका हो व्यक्ति, अभी मोतियाबिंद पढ़ा है ना, इसी कारण से थोड़ा जानकारी मिल जाए, तो नहीं पढ़ाते क्योंकि एक टेक्निकल टर्म आता है, इसलिए मैं बताया मोतियाबिंद होती क्या है। कोई भी व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, जितना बात बोले, बूढ़ा हो, बच्चा हो, चश्मा पहन रहा है और उसको मतलब निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है या जरा दृष्टि दोष है, वो व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है, उसका कॉर्निया ठीक रहता है, सिर्फ उसका सिलरी मसल से खराब होती है, तो नेत्र उधर लगा देंगे, चश्मा 3 पहना देंगे, फिर दिक्कत कहाँ है। करिया सर जी पूरे निकाल लेगा। अरे मोतियाबिंद जब करता है ना ठीक आदमी को, तो चश्मा होगा, करिया लगाता हुआ देखो गाँव में, वो मोतियाबिंद ठीक कराता है, तो करिया चश्मा देता है पहनने के लिए उसको, ताकि आँख में तीव्र प्रकाश नहीं जाए, क्योंकि तीव्र प्रकाश जाएगा दिक्कत होगा ना उस समय कंडीशन में। जब भी ऑपरेशन कराता है ना मोतियाबिंद, देखना करिया का चश्मा डॉक्टर साहब लगा देते हैं। तो प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? चश्मा का ब्लैक वाला, ब्लैक वही तो ब्लैक ही लगाता है, अंदर जाना नहीं देता है प्रकाश को, अवशोषित करके अपने में रख लेता है। ब्लैक चश्मा लगाता है कि इस कारण से एब्जॉर्व करता है, लेकिन उतना अधिक नहीं करता, फिर भी दिखता है उसको कुछ कुछ ना, अच्छा थोड़े साफ नहीं दिखता है, हाँ दिखता तो है कम, लेकिन दिखता है, बारिश के जैसे नहीं लगेगा, तो उसको आंख पर आराम बुझाता है, टेंशन नहीं है, अंदर जाने नहीं देता है, वही गला से एब्जॉर्व कर लेता है, हाँ अंदर नहीं देता है जाने के लिए। और भी कोई कलर रहेंगे तो वो चला जाएगा ना अंदर पार करके, तो फिर तो दिक्कत होगा ना, ऑपरेशन करा गया है तो ये बात होती है। तो इधर रखना, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग लिंग का हो सकता है। समझ में आ गया ना? ये बात हो गया। मधुमेह अथवा जिसको मधुमेह कहते हो, मधुमेह मतलब क्या होती है, वही जो चीनी की शिकायत कहते हो, चिनिया बीमारी, अरे वो टेक्निकल टर्म बोलो ना, शुगर जिसको कहते हो, शुगर, एग्जाम में चिनिया बीमारी थोड़ी रहेगा, मधुमेह हिंदी में कहा जाता है और उसको शुगर पेशेंट कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, वो व्यक्ति जो है ना से पीड़ित व्यक्ति, दमा का रोगी है, खों ढो करता है, कोनो बीमारी हो हाँ, सकता है, संक्रामक मैंने की बीमारी हो चलेगा, संक्रामक रोग नहीं हो, हाँ, संक्रमण है ना, तो उस सब व्यक्ति नेत्र दान कर सकता है। क्या तुम्हें एग्जाम संक्रामक बीमारी जैसे एड्स संक्रामक बीमारी हुआ, कोरोना संक्रामक बीमारी हुआ, समझ में आ गया ना, ये सब क्या होती है, संक्रामक बीमारी होती है, हैजा, ये सब वाला व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसका लिस्ट है संक्रामक है, लिस्ट संक्रामक है, यहाँ से यहाँ तक, टेंशन क्या लेते हो। समझ में आ गया ना? इतना बात समझ में आया। ये है कौन दान कर सकता है उसके बारे में है, तो क्वेश्चन जो चीज आता है, नेत्र दान कौन कर सकता है, दमा वाला कर सकता है, मोतियाबिंद वाला कर सकता है, जरा दृष्टि वाला हाँ कर सकता है, संक्रामक जिसको रोग नहीं है तो नेत्र सब दान करे लगा, बच्चा बुढ़वा सब नेत्र दान कर सकता है, इनमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना?
मृत्यु के पास आदमी का डेथ हो जाता है तो 4 से 6 घंटा के भीतर नेत्र निकाल लो तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आदमी की डेथ हो गया 4 से 6 घंटा के बीच में उसका आँख ठीक ही रहता है, यानी कि इतना लेट तक तो रुक सकते हो। आँख निकाल कर ले लो तो दूसरे का आँख कम आ जाएगा, जिसको नहीं दिखता उसको आँख लगा सकते हो डेथ होने के बाद भी। अंधे कौन तब सोचने लगेगा? हाँ तो अंधा की नहीं सूझेगा, लगा देगा तो आँख अंधा को कर्निया नहीं रहता है। अंधा को कॉर्निया वाला पार्ट सिर्फ लगा देते हैं, दिखने लगता है, पूरा और चीज़ तो रहबे करता है ना, समझ में आ गया ना। तो मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाना चाहिए। आँख ठीक रहता है, दिक्कत उसमें कोनो नहीं है। नहीं देखता इसीलिए कह तो जाओ डॉक्टर के पास नहीं कराओ, पोस्टमार्टम कराओ, तुरंत डेथ हुआ पोस्टमार्टम कराया, एक्सीडेंट को कराया, सब चीज़ निकाल लेता, फटफट उसको धकेल लेगा। उसको आँख का बैंक होता है, आँख बैंक उसको कहा जाता है, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, पैसा का बैंक, किडनी का बैंक, आई बैंक, उसमें जाकर धर देंगे, आँख सुरक्षित रहेगा। फिर ज़रूरत पड़ेगा जहाँ उसको लगा देंगे आँख में, आदमी दिखने लगेगा। तो जो व्यक्ति आँख दान किया और जो लिया, जिसका दिया और जो लिया, दोनों को सूचना गुप्त रखा जाता है। कहाँ पता नहीं चले, दिक्कत हो जाएगा ना। यही नहीं समझ में नहीं समझा, अब समझ में आ गया ना। काहे सा गुप्त रखा जाता हैं? है? लोग जान जाएगा थे कि मेरा ही आँख लॉक खोल करके, हाँ। बहुत बड़ा बात हो सकता है ना, दिक्कत हो जाता है समाज में। इसीलिए नहीं देखते कैसे लग रहा है, हमारी आँख से ताक रहा है तो 100 बात कहेगा। और भी काफ़ी चीज़ें उसको ध्यान रखते हुए गुप्त रखा जाता है सूचना को, नहीं देने वाला का नाम बताएगा और नहीं लेने वाला का नाम बताएगा। समझ में आ गया ना, ये बात होती है। तो अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित कर दे। मृत्यु हुआ है 4 से 6 घंटा के भीतर, जो समीप का नेत्र बैंक है और सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल, सूचित कर दो, आँख निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकता है वो। नेत्र बैंक की टीम आएगा और जिस व्यक्ति के घर या अस्पताल में दिवंगत व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति के पास जाना, दिवंगत आत्मा को शांति मिले नहीं कहता है, तो दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल नेत्र निकाल लेंगे। घरों पर निकाल लेगा या अस्पताल में निकाल लेगा। 10 अपने नेत्र में निकाल लेता आँख को, जैसे मैंने लगता है निकालने में, कोनो खकरता थोड़ी। हाँ ऐसे लिया बकूट के निकाल के धर देगा। एगो मतलब बताया, ऐसा ही करता ही हकीकत में भी है। अब मर गया तो उसको कोनो दिक्कत है कि आदमी को दर्द होगा कि कुछ होगा तो होगा, समझ में आ गया ना। ऊपर पता चलेगा हैं निकलवाओगे आँख, ना एक बार फिर लगा लेना, ठगवा देंगे छेनिए थोड़ी से, नहीं होगा तो 2 कांटी मरवा देंगे, 3 कांटी, कोनो दिक्कत। चलो आगे। नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति, हाँ तो नेत्र निकालने के मात्र 10 नेत्र निकालने में मात्र कितना समय लग गया? 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया, उतना भारी प्रक्रिया नहीं है जितना पारंपरिक ऑपरेशन है। अरे निकालना है तो फिर दिक्कत ऊपरे में, तो ऐसे करे निकाल लेंगे, ऐसे ही निकालता है हकीकत में। बकरी से कभी मारोगे ना, खसी नहीं करता। हाँ उसी प्रकार से यह सरल, इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता है, मतलब इस प्रकार की उतना टेंशन नहीं है कि कैसे होंगे क्या होंगे। ऐसे अब सुनो, नेत्र दान कौन, दुए को तुम्हारे जब क्वेश्चन आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन दान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। दान कर सकता है बता दिए, यहाँ से यहाँ तक कॉपी में डायरेक्ट छाप लेना, इसको लिखने के लिए बैठेंगे नहीं, तुमको सब लिख कर देंगे, बात समझ में आ गया ना। लिख लोगे ना सब, किताब है ना छाटी, ले लेना, इससे एक दिन लिख के फिर दे देना, नहीं तो ग्रुप में हम डाल दिए हैं, पहले ग्रुप में टेलीग्राम डाला हुआ है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स होगा, जिसको एड्स, देखो एड्स कोई बीमारी नहीं होता है। एड्स में क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का नष्ट हो जाती है। जैसे हमको बुखार लगा मान लो, तो शरीर में कैपेसिटी है, कैंसरस हार्ट बीमारी दिया है। सुनो न बताते हैं, एड्स की बीमारी नहीं पालावाती है, लेकिन सब बीमारी के जड़ यही है। हाँ। एड्स की बीमारी नहीं है, सब बीमारी क्या है, जड़ है। होती इसमें क्या है, एड्स में क्या होती है, मान लो कि जैसे किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, तो किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं, जो जिस व्यक्ति को एड्स है उसके संपर्क में कोई आएगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा। ये संक्रामक बीमारी इसीलिए कहा गया। संक्रामक बीमारी का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को बीमारी है संक्रामक, और दूसरे उसके संपर्क में आते हैं तो उसको भी धरेगा, जैसे कोरोना है, ठीक उसी प्रकार से एड्स है। जैसे मान लो बुखार लगा है, मान लो अभी तुमको, तो बुखार लगा है तो छूट जाता है ना बुखार, हल्का फुल्का बुखार है, तो शरीर के पास तुम्हारा इम्यूनिटी पावर है, जिसे कहते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हो, शरीर लड़ता है बुखार से, छूट जाता है। टेबलेट खाते हो छूट जाते हो, या टेबलेट खाते हो तो पावर लेते हो ना, तो वही है, नहीं खाते हो तो भी छूट जाते हैं कुछ दिन अपने आप। लेकिन यदि एड्स हो जाता है तो ये सब क्षमते नष्ट हो जाता है शरीर का, यानी कि लड़ने का कैपेसिटी है खत्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, रोग के विरुद्ध क्षमता लड़ने का वही नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बुखार पर भी मर सकता है, एड्स हो जाएगा आदमी, क्योंकि कैपेसिटी खत्म है, शरीर का नष्ट हो चुका है, यही है। तो इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम आता है बायोलॉजी सब में। एड्स क्या है, एक बीमारी तो है, बीमारी नहीं है, सबका जड़ है, ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ये
इसमें शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाता है। बात समझ में आ गया ना। ये संक्रामक, जैसे हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, ये भी संक्रामक बीमारी है। जल भित्ति रेबीज है, जल भित्ति रेबीज कहते हो, ये भी संक्रामक बीमारी है। तीव्र लुकीमिया, ये सब बायोलॉजी में पढ़ोगे सब क्या होती है, सुन लो खाली ऑब्जेक्टिव एग्जाम मारने के लिए। तीव्र लुकीमिया ये बीमारी हो गया। धनुस्तंभ टेनस हो गया, हैजा वो भी संक्रामक है। तानिका शोध इंग्लिश लिखा हुआ है, या मस्तिष्क शोध ये से संक्रमित हैं या इनके जिनकी मृत्यु हुई, या तो व्यक्ति जिंदा था इस बीमारी से संक्रमित था या इस बीमारी के कारण मर गया, तो दोनों में से किसी केस में उस व्यक्ति का नेत्र दान नहीं लिया जा सकता है, या नेत्र उसका निकाल कर किसी को नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो उसको भी संक्रामक बीमारी हो जाएगा। मान लो जिंदे था संक्रामक है तो भी नेत्र नहीं लगाएंगे। संक्रामक था इसी बीमारी के कारण व्यक्ति मर गया तो भी उसका नेत्र हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये सब संक्रामक बीमारी है, ये सब व्यक्ति नेत्र दान नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना। कोई भी नेत्र ले जाते हो बैंक को दान करने के लिए, तो नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है। जितना नेत्र होगा सबको अलग से अच्छे से फ्रिज में रखा रहता है, सबको ई फ्रिज में नहीं खाना बनाने में, उसको अलग टाइप के यूवी रेज हैं और भी साथ कौन कौन डॉक्टर जानता होगा कौन रे में रखा जाता है। तो इस प्रकार के कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के निगरानी में उसको रखा जाता है, ताकि कोई भी उसमें बैक्टीरिया नहीं होने, तो वहाँ नहीं जाएगा। वो बहुत सारा खराब हो सकते हैं लेकिन खराब होने वो नहीं देता है, पता होगा ना किस प्रकार से होती है। इतना जानकारी यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट जरा ये सब दोस्त खत्म लिख लेने के बाद इसको लिख लेना। अगले बार भी पढ़ाएंगे तो उस कॉपी में नोट्स में सब लिखा होगा, फिर भी देखना कुछ फैक्ट्स छूटे होंगे तो इस बार सब चीज़ फोटो में फेयर में सामने में सब चीज़ हम करवाए हैं अगली बार, तो इसीलिए दिक्कत नहीं है। अब ये नेत्र लेंस खत्म हुआ इसी के साथ अब पढ़ते हैं हम लोग प्रिज्म के बारे में, है ना। प्रिज्म अंधा लोग को ये अथी रहबे न करता है, करिया वाला कॉर्निया। अरे वही देता है तो वही तो नहीं रहता तो नहीं दिखता उसको, लेंस लगे रहता है उसका। कुछ उजरा ठहराता होगा डिम्मा। हाँ वो उसको क्या कहा जाता है, एस्क्लेरा जिसे कहते हैं। ब्लैक को ब्लैक रहता है पर कॉर्निया का दृष्टि मेन पटल पार्ट है। खत्म हैं उजरा को दृष्टि पटल नहीं बोलते हैं। एस्क्लेरा दृष्टि पटल कहाँ, एस्क्लेरा अलग होती है। हो सकता है दृष्टि पटल हमको याद नहीं है, लेकिन एस्क्लेरा हमको याद है, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं याद है। एस्क्लेरा ये होती है उजरा वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, दृष्टि एस्क्लेरा पटल कहा जाता है। उजरा वाला एस्क्लेरा कहा जाता है। हिंदी तो अपने देख लो, हमको एग्जाम में आएगा देख कर मार लेंगे। प्रिज्म अब क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिज्म समझ में आ गया ना। प्रिज्म पढ़ने वाले हम लोग हैं, तो प्रिज्म क्या होती है देखते हैं। प्रिज्म पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। आशा करते हैं कि कांच के सतह से प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन एक दिन किए थे, तो समझ में आया होगा, आया था ना। कांच का सतह लिए थे ना और उसे प्रकाश गुजारे थे, नहीं पढ़ा था वो क्या है। पढ़े हैं ऐसे पता नहीं जहाँ क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा किए हैं उसको, नहीं किए थे। एक पेज में डायग्राम बना दृष्टि पटल किसको कहा गया है, किधर गए रेटिना दृष्टि। अरे रेटिना का दृष्टि पटल, इसीलिए तो मैंने कहा उसका रेटिना का नाम ही क्या है, दृष्टि पटल। रेटिना क्या है, एगो पर्दा है हाँ जिस पर फोटो बनता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। प्रिज्म क्या होती है पता है किसी को। प्रिज्म, हाँ फ्रिज में वो शीशा का ही भाग होता हाँ। है, कांच का। कोई नहीं जानता फ्रिज के बारे में, ननटेक वाला कोई नहीं बताएगा। हम लोग उसी के साथ खेलते घूमते हैं प्रिज्म के साथ ही। डायग्राम होगा तो दिखाते हैं। डायग्राम निकालो प्रिज्म का डायग्राम। प्रैक्टिकल गूगल तो किए, सर्च लेकिन पते नहीं किसको बोलते क्या हैं। प्रिज्म के बारे में लोग गलती बताते हैं, उसको खुद पता नहीं है प्रिज्म क्या होती है। तू क्या बताएगा प्रिज्म के बारे में। तीनों का फैन ऑफ करो, 3 कॉपी लो उधर से, कॉपी लो 3 छोटका लो कॉपी उधर से, छोटका कॉपी लो ना। लोग इधर से लो जी, हाँ दोनों लो। सत्तर 80% लोग को तो पता ही नहीं है प्रिज्म। ननटेक वाला दिन लोग पता नहीं रहता है प्रिज्म क्या है, पर आ रहा दिन खेप रहा है। प्रिज्म के बारे में खाक पता चलेगा, वो टेक्निकल वाला को नहीं पता रहता है। वैसे प्रिज्म कई प्रकार के होते हैं। यहाँ जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है, हम लोग सिर्फ उसी प्रिज्म के बारे में जानकारी लेंगे और उसी प्रिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। कई प्रकार के प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में कौन प्रिज्म है वो प्रिज्म देखो। आँख में कहाँ बताया, आँख दाबने से 2-3 प्रतिबिंब बनता है। हाँ आज एक आध वो चीज़ और छूट गया आँख में,
चलो वो बता देते हैं, तब फिर हम चलेंगे, फिर दिखाएंगे, है ना। एक आध गो चीज़ चलो बता देते हैं वो भी। नेत्र लेंस, अच्छा ये ऑन ही था। एक आध गो चीज़ और देख लो, जैसे कि एक चीज़ तुम्हारे इस आलोक उसमें N30 मिला के नहीं दिया हुआ है जानकारी, फैन ऑन कर लो। अब देखो जैसे कि हम लोग ऑन करो, दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र होते हैं, देखने के लिए हमारे कितने नेत्र होते हैं, फिर इनको हटाओ, हेडिंग देते हैं। दृष्टि के लिए इसको हटाई बुक को, के लिए हमारे मोबाइल को देख करके हमारे 2 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 2 नेत्र होते हैं। अब देखो इसमें क्या होती है, चीज़ को देखो, 2-4 जो की ओर रहा है तुम्हारे लिए। एक नेत्र की अपेक्षा 2 नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। यदि एक नेत्र होगा, देखो क्या होती है, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है। मानव के, लिखते हैं फिर समझाते हैं, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि 2 नेत्रों द्वारा यह लगभग, ये उल्टा निकाल, ऑब्जेक्टिव में आएगा ये, है ना, 180 डिग्री हो सकता है, आ सकता है, नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। देखो एक आंख बंद करो और देखो, तो लगभग 150 डिग्री कोण तक देख लेते हैं। कितना कोण तक? 150 डिग्री कोण लगभग ऐसे मारोगे तो पूरा 180 डिग्री होंगे। 180 डिग्री से मारते हो तो मान लो पूरा यहाँ से 180 डिग्री होगा ना, 150 है तो 150 में कितना कोण लेंगे, तो लगभग मान लो कि ऐसे इतना क्षेत्र, ये 150 डिग्री। एक आंख से सिर्फ इतना ही दिखाई देगा। एक आंख बंद करो और फिर देखो, तो लगभग वो 150 डिग्री कोण तक एरिया को देख पाते हैं। कितना डिग्री तक? 150 डिग्री तक। लेकिन जब दोनों आंख से देखते हैं, कितना डिग्री देखते हैं? लगभग 180 डिग्री तक ऑब्जेक्टिव आती है ये, कि एक आंख से मानव का दृष्टि कितना होता है? 150 डिग्री होता है। यानी कि मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री तक एंगल बना करके उतना क्षेत्र को देखेगा। क्या हम लोग पीछे वाले भाग को देख पाते हैं? पीछे हम कौन है? नहीं होता है। तो एक खास एंगल तक ही 180 तक ही है लगभग। एक लाइन खींचो यहाँ से, देखो ऐसे पीछा ताक सीधा देखो, ऐसे करके लगेगा एक लाइन खींचो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही देख पाते हो। कितने लगता है 180 डिग्री पर? देखो क्या इससे आगे देख पाते हो? इसे देख पाते हो? नहीं, 180 डिग्री हुआ नहीं, ये इससे आगे सिर्फ देख पाते हैं, पीछे देख नहीं पाते हैं। इसीलिए का 180 डिग्री होती है। तो मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग 150 डिग्री होता है और दोनों आँखें देखेंगे तो 180 डिग्री। इसलिए जिसको एक आँख नहीं है ना, तो उथरा से देखो दिक्कत होता है देखने में, उसको हम लोग उतना अच्छा वो देख नहीं पाएंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो 360 डिग्री तक देख पाते हैं। हाँ, वो सब तरफ देख लेगा। हवा में ना कोई से आँखों रहता है बड़ी ऊपर में, तो दोनों बनाता है 180 का, है ना। क्षर शंकु के बारे में भी पढ़ाएंगे, क्षर क्या होती है, शंकु क्या होती है, वो भी बच गया है। तो वहाँ 2-4 बात चारों बोलता हूँ ना। अब देखो हमारे नेत्र, दोनों नेत्रों सिर पर कुछ सेंटीमीटर अलग होते हैं। सिर पर इसके बीच में कुछ डिफरेंस है ना, एक आँख यहाँ, एक आँख कहाँ है? यहाँ है। तो दोनों नेत्रों के बीच में कुछ सेंटीमीटर का क्या है? अंतर है, डिस्टेंट होंगे, 2.5-3 सेंटीमीटर लगभग होंगे, मोटा मोटी इतना ही होंगे। देख लो तू आजमा करके। तो हमारे दोनों नेत्र सिर पर कुछ सेंटीमीटर से अलग स्थित होती है, अलग अलग है। इससे दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, लेकिन त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चाक्षुकी का लाभ प्राप्त होता है। यानी कि अलग अलग जो है ना, एक यहाँ एक यहाँ, इसी कारण 3D बॉडी को, यानी कि मोटा है, पतला है, बड़ा है, इस यानी कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई अच्छे से हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं।
बात समझ में आएगा ना, अलग अलग थोड़ा हट करके रहने की वजह से। एक जगह रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। एक आंख बंद कर देखो तो देखने में दिक्कत होगा, एक आंख बंद करो तो यहाँ से सिर्फ इधर दिखा देगा, इधर दिखाई नहीं देता। इसको बंद करो तो इधर की दिखाई, और दोनों खोलो तो 180 डिग्री दिखाई देता है। कोई बात नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना। एक नेत्र को बंद करके देखने पर संसार चिपटा, सुनो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तू क्या करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना, यहाँ तक सीधा छाप देना, सब जरूरी वाला बात है। किताब है ना लोग सबके पास, हम कितना लिखते रहेंगे, इतना तू खुद से कर लेना। यहाँ से यहाँ तक सब जरूरी, छाँटने वाला फैक्ट्स नहीं है कोई है इसमें, सब लिखाने वाला ही फैक्ट्स है। यहाँ से यहाँ तक लिख देना। एगो वो जो बताए थे एनसीईआरटी वाला, वो भी हालांकि इसमें लिखे हुए हैं, इसमें दिखा देंगे क्योंकि आलोक सबके पास है ना, दिखा देंगे। तो पहले बता देते हैं, सुनो इसको। हमारे दोनों नेत्रों, सिर पर इसको बता दिए हैं, यानी कि दोनों आँख से देखेगा तो संसार कैसा दिखाई देगा, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल दिखाई देगा। 3D मतलब ऊंचाई भी, लंबाई भी और चौड़ाई भी, तब तीनों दिखाई देगा। दोनों खोल देखेगा तब क्वेश्चन एग्जाम आएगा, दोनों आँख से देखने पर संसार कैसा दिखाई देता है, 3 डायमेंशनल दिखाई देगा, त्रिविमीय दिखाई देगा। बात समझ में आ गया ना। एक आँख से देखने पर 2 डायमेंशनल चपटा लगेगा, सिर्फ 2 डिस्टेंस दिखाई देगा, लंबाई चौड़ाई तो लंबाई, या 2 लंबाई ऊंचाई, इस प्रकार से। बात समझ में आ गया ना। वही है, एक नेत्र को बंद करके देखने पर संसार चिपटा एवं द्विविमीय है ना, वह 2 डायमेंशनल लगता है। दोनों आँख से देखते हो, यदि दोनों आँख से देखते हो, एक आँख से देखे छी तकर आँख बंद लागे, शांत रहो। संसार एक लाइन में ऑब्जेक्टिव को निपटा देते हैं। त्रिविमीय दिखाई देता है, कैसा दिखाई देगा, विमीय हो गया ना। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ला नेक्स्ट पेज लो, नेक्स्ट पेज लो। कंजूसी करेंगे तो काम होने वाला नहीं है ना। हटाओ उस पेज को, लिख दिए ना। दोनों से देखते हो तो संसार कैसा दिखाई देगा, त्रिविमीय दिखाई देगा दोनों आँख से देखने पर। और यदि एक आँख से देखते हो तो द्विविमीय, एक आँख से मतलब एक को बंद करके दूसरे से तब देखते हो तो संसार जो है चिपटा, कैसा, तू पूरा पैराग्राफ लिख लेना, हम शॉर्ट में लिख दिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। चिपटा एवं द्विविमीय, छोड़ न दो, द्विविमीय 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल लगता है, 2 डायमेंशनल लगता है। बात समझ में आ गया सबको। जैसे मान लो इस मोबाइल की बात करेंगे ना, तो इसमें 3 डायमेंशन है जी। इसमें देखो लंबाई भी है और इसका चौड़ा, इसका क्या है। अच्छा, इस पेज में बताएंगे तो 2 डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई। एक दिन इसका चर्चा कर चुके हैं। तो 3D मतलब वही होती है, लंबाई भी दिखेगा, दोनों आँख देखते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिखाई, यानी कि त्रिविमीय 3 डायमेंशन दिखाई देगा। लेकिन एक 2 आँख देखने पर, एक आँख देखेंगे तो द्विविमीय, संसार कैसा दिखाई देगा, चिपटा और द्विविमीय लगता है। समझ में आ गया ना, यानी कि 2 डायमेंशन दिखाई देगा, ये बात होती है। दोनों नेत्र खोलने पर संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी बीमा दिखाई देने लगती है। ये तो हुआ सिर्फ लंबाई चौड़ाई, गहरा दिखाई नहीं देगा। एक आँख देखेगा तब, और दोनों आँख से देखेगा तब। दोनों नेत्र खोलने पर, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। दोनों नेत्र खोलने पर पूछेगा कि एक आँख से देखेंगे तो संसार लगेगा चिपटा और द्विविमीय, और दूसरों आँख खोलेंगे तब कौन डायमेंशन दिखाई देगा, गहरा वाला। कौन वाला, गहरा। तो दोनों नेत्र खोलने पर, दोनों नेत्र खोलने पर, आप देखो किसी बनना बेवकूफ़ बनना होगा ना, कहना हम जानते हैं मंत्र, एक आँख बंद करो, देखो कैसा दिखता है, कहेगा चपटा, इसको बंद करो चपटा, कहेंगे मंत्र जान गए ना। अब कहेगा दोनों खोलो, ठीक दिख रहा है, कहेगा हाँ अब तो दिख रहा है, लाओ जंतर लेना पड़ेगा तुमको, भूत धरा है शरीर में। क्या धरा है, नहीं बेवकूफ़ बनाया जा सकता है फिजिक्स को पढ़ करके। दोनों नेत्र खोलने पर संसार की वस्तुओं, दोनों नेत्र खोलने पर संसार की वस्तुओं में गहराई
की तीसरी बीमा, डेप्थ इसे क्या कहते हो, तीसरी बीमा, गहराई की तीसरी बीमा यानी कि थर्ड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। ये बात हो गया। गहराई हुआ तो ऊंचाई है ना। हाँ वही हुआ। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। एक आंख से सिर्फ देखेंगे तो 2D, दूसरा देखेंगे तो तीसरा डायमेंशन कौन दिखाई देगा, गहराई। गहराई। तो आंख क्या करता है, दोनों को मिलाकर को, दोनों को, आंख ने दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन, एक आंख बंद करो, एक आंख से सिर्फ देखो तो कैसा दिखाई देगा, संसार चिपटा और दुबिमिया। और चूंकि एक साथ देखते दोनों आंख से, तो आंख क्या करता है, दोनों प्रतिबिंब को एक करके संयोजित प्रतिबिंब बना देता है, साथ वाला प्रतिबिंब मिला करके, और तब हमको अच्छे से दिखने लगता है 3D में, 3 डायमेंशन वाला। इस प्रकार से होती है। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। वही हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है, ये बात होती है। बहुत सारे जो कहा है, देखो बहुत सारे पक्ष, यहाँ से लेके यहाँ तक शब्द न पकड़ करके, अब फैक्ट जो था मैंने लिख दिया टिल मार करके तुमको। बहुत सारे पक्षियों और जानवरों के सिर पर 2 नेत्र विपरीत दिशा में होती है। नेत्र किस दिशा में होंगे, विपरीत दिशा में नेत्र होंगे। एगो इधर तो एगो इधर। हाँ भैंस गाड़ी को। एगो यहाँ, विपरीत दिशा में होंगे। 180 डिग्री कौन पर दोनों होगा, इसलिए 360 बना लेता है, चारों तरफ देख लेता है। किस दिशा में आँख होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। कुछ जानवरों, बहुत सारे पक्षियों और जानवरों के सिर पर 2 नेत्र विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम 360 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है दृष्टि क्षेत्र, 360 डिग्री, चारों तरफ देखेगा, आगे पीछे सबसे। तू कौन सा पीछे हम खड़ा हो जाएंगे आए, उसको 360 डिग्री है, चारों तरफ देखेगा, दूरों से भाग जाता है देख के। समझ में आ गया ना। कोनो दिक्कत किसी को बोलो। नहीं। एक 2 बात और देखो, एक होती है रड, एक होती है शंकु, छर और शंकु, है ना। अरे राम, जैसे कि नेत्र लेंस में हम लोग जो बात किए थे, ह्यूमन आई में बात किए थे, है ना, ह्यूमन आई में जो बात किए थे हम लोग। अब देखो ह्यूमन आई का फोटो बना देते हैं। इस प्रकार से फोटो है, और यहाँ पर जो था कि रेटिना था, रेटिना का पर्दा इस प्रकार था ना, पर्दा इस प्रकार से होंगे। और इधर क्या था, ऑप्टिक नर्व था, इसे गया हुआ इस प्रकार से, ऑप्टिकल नर्व थे, तंत्रिका तंत्र थे। ये ऑप्टिक नर्व है, ये क्या है, ऑप्टिक नर्व। फिगर बनाए हो ना कहीं बढ़िया नेत्र लेंस का, ना नहीं बनाए हो, लगेगा टाइम बनाने में ना, इसीलिए नहीं बनाए हो। अच्छा आप देखो ऑप्टिक नर्व ना, ठीक है। ये जो ऑप्टिक नर्व होते हैं, ऑप्टिक नर्व तंत्र, प्रकाशिक तंतु, हिंदी क्या होता है इसका, प्रकाशिक तंतु। प्रकाशित तंतु ये करता है रेटिना पर, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, रेटिना पर बढ़ते प्रतिबिंब को ब्रेन में ले जाता है, ब्रेन में ले जाता है, ले जाता है। देखो ये एक्चुअली में होती क्या है कि ऑप्टिक नर्व ऐसे है, और यहाँ ऑप्टिक नर्व जमा, यहाँ से ऑप्टिक नर्व ऐसे आया तारक रूप में, आया तारक रूप में ऐसे आती है, और यहाँ आकर क्या हो जाती है, मिल जाती है, जमा रहती है यहाँ करके, और फिर वो फैल जाएगी। तो वही रेटिना ही होती है, एक्चुअली वही रेटिना कहलाती है, ऑप्टिक नर्व रेटिना कहलाती है। रेटिना, ऑप्टिक नर्व जो है एक्चुअली में है, वो क्या होते हैं, फैले होते हैं नस के रूप में। फोटो में देखा होगा, पहले नस के रूप में था, तो वही ऑप्टिक नर्व होती है, उसी को रेटिना कहते हो, ऑप्टिक नर्व को ही। तो पर ऑप्टिक नर्व प्रकाशिक तंतु रेटिना पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन में ले जाता है। ऑप्टिक नर्व्स, यहाँ जो ऑप्टिक नर्व ऐसे करके हैं, इसका काम क्या है, फोटो जो बनेगा, अब बेरोजगारी वाला काम है, फोटो बनेगा, अध्याय फोटो के लिए कहाँ पहुँचाएगा, दिमाग को पहुँचाएगा। काका देखिए फोटो खिंचाया है,
समझ में आ गया ना? कहेगा उल्टा आया है तो सीधा करके सीधा दिखा करके दिखा देते हैं, कोनो दिक्कत? नहीं तो ऑप्टिक नर्व प्रकाशिक तंतु रेटिना पर बने पर, रेटिना पर जो बनेगा फोटो, ऐसे खुजली होता है, धाई पकड़ के खड़े हैं मतलब लेन में, फोटो बना धाई दिमाग पहुंचा देगा, फोटो बना। तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन में ले जाता है। अब यह 2 प्रकार का होता है। प्रकाशिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार का होता है प्रकाशिक तंतु। यह 2 प्रकार का होता है। कितना पढ़ेगा ह्यूमन आई 10वां वाला विद्यार्थी है? 2 प्रकार का होता है। देखो, एक होता है शंकु जिसे कहते हो कोन, और एक होता है रड। ये क्या होता है? रड, जिसे कहते हो छड़ या बेलनाकार। यानी कि जो ऑप्टिक नर्व है जो ऐसे ऐसे खींच देते हैं ना, एक्चुअली ऐसे होती है। देखो वो छड़ वाला ऐसे होती है एक्चुअली, वो दोनों फुट ऐसे रहेगा। ये छड़ हो गया, ये क्या हो गया? अच्छा, शंकु में कैसे बनता है फिगर शंकु का? शंकु का फिर वो जे के बीचा नीचा में थी गोल का टोपी जैसा। टोपी जैसा। बर्थडे वाला टोपी। ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, इसमें 2 गो भाग होता, ऐसे होता है। इसको कहते हो छड़, इसे क्या कहते हो? छड़। ऐसे क्या कहते हो? शंकु। और एक बहुत पतले होते हैं, केस से भी काफ़ी क्या होते हैं, और शंकु इस प्रकार होती है। तो ऑप्टिक नर्व जो सूचना पहुंचाने वाला रेटिना बनेगा, फोटो अध्ययन खबर पहुंचाएगा किस चीज़ को? दिमाग को। तो ये ऑप्टिक नर्व 2 प्रकार की होती हैं। उसमें वो यानी कि ऑप्टिक नर्व 2 चीज़ से मिलकर बने होते हैं, छड़ से, शंकु से और किससे? छड़ से। शंकु का काम क्या है? यह 2 प्रकार होता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व प्रकाशिक तंतु, इसका काम है वस्तु का रंग का जो बोध होता है, वस्तु का रंग, कलर का, किस चीज़ का? कलर का। देखो जैसे कि तुम्हारे बुक में भी इस चीज़ को मेंशन किए गए हैं, उस चीज़ को हम दिखा देते हैं ताकि तुम नोट्स बना पाओ। रंगों को देखना, टू सी द कलर्स। कैसे देखते हैं रंग को? रंग को हम लोग कैसे देखते हैं? सुनो, विभिन्न रंगों को आखिर किस प्रकार देखा जाता है? ब्लू है, काला है, नीला है, किस प्रकार देखा जाता है? इसको समझना आवश्यक है। मनुष्य की आँख की रेटिना दृष्टि पटल में, रेटिना जो है उसी को दृष्टि पटल कहते हो। प्रकाश संवेदी अनेक तंत्रिका तंतु होते हैं। अनेक क्या होंगे? तंत्रिका तंतु होंगे। ऑप्टिक नर्व कई प्रकार के होते हैं। ये तंत्रिका तंतु मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तंत्रिका तंतु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है छड़ और एक होती है शंकु। शंकु और क्या होती है? छड़। उसे प्रकाशिक तंतु भी कहते हो, तंत्रिका तंतु भी कहते हो। छड़ आकृति के तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है। छड़ आकृति के, कहाँ छड़ आकृति है? यहाँ है। ये प्रकाश की कौन चीज के लिए? प्रकाश की तीव्रता के लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं है। देखो तीव्र प्रकाश होती, कम प्रकाश, जैसे टॉर्च मारो आँख पर, तेज प्रकाश है। ऐसे बल्ब जल रहा है तो कम नॉर्मल प्रकाश है। तो रड जो होती है, छड़ जो होती है, छड़ आकृति के तंतु प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी है, जबकि शंकु आकृति के तंतु रंग परिवर्तन और समझ के लिए उत्तरदायी है। तुमको कोई ब्लैक दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? शंकु। और प्रकाश की तीव्रता के लिए कौन उत्तरदायी है? रड। अंधेरा प्रकाश की तीव्रता के लिए, अंधेरा में जो देखते हो, अंधेरा में देखना, अंधेरा में देखने के लिए, अंधेरा में देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? रड का यूज करते हैं। यानी कि छड़ तंत्रिका तंतु का यूज करेंगे, प्रकाशित तंतु का। अब देखो होली में क्या पहनते हो? होली में कपार पे की लगाता है? उसका क्या नाम है? नहीं लगाता है? जी पेपू बलाइने से फूकते हैं। हाँ, तो शंकु आकार का होता है ना, रंग बिरंगा। अरे शंकु जैसा रंग बिरंगा है ना। तो शंकु जैसा है, तो शंकु वस्तु के रंग के लिए है। नहीं है? होली में पीनता है ना लोग, तो होली से भी याद रखना, होली में पीपू लगाता है कपार में, सब भर दिन करेगा फालतुआ काम। तो उसका कलर रंग बिरंगा रहता है। होली भी रंगों का त्योहार है। तो शंकु किसके लिए जिम्मेदार होंगे? वस्तु के रंग के लिए। कोई काला दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ये सब कलर के लिए, जो भी कलर दिख रहा है ना, ये सब के लिए शंकु तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होती है।
और अंधेरा में देखने के लिए तुमको अंधेरा में दिखाई देता है ना, धुआं धुआं दिखाई देता है ना, उसके उत्तरदायी कौन है? रड उत्तरदायी, ये रड वाला उत्तरदायी उसके लिए है। रड प्रकाशिक तंतु ऑब्जेक्टिव के लिए है। समझ में आ गया ना। अब एक होती है कलर ब्लाइंड लेंस। कलर ब्लाइंड लेंस जिसे क्या कहते हो? रतौंधी। रतौंधी नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या होती है? जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, लाल रंग उसको हरा दिखेगा और हरा रंग उसको लाल दिखेगा। कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति को रंगीन बीमारी। रंगीन काला, यानी कि उसको कलर ब्लाइंडनेस मतलब वही कहते हैं कि उसको कलर का ज्ञान है रहेगा कोनो दिखेगा कोनो। ललका, इसे कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। नहीं पढ़े हो, 10 इंटर में पढ़ोगे, है ना। जो रिएक्शन 10 में कुछ ज्ञान दिए हैं। जो रिएक्शन होती है दोनों दिशा में, उसे कहा जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ये तीर देखो, लाल रहेगा कैसा दिखेगा? हरा रहेगा तो लाल। ऑब्जेक्टिव में आती है। किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको कैसा कैसा फील होगा? ललका दिखेगा हरका रहेगा तो ललका है, तुम बेवकूफ़ बनाएगा। ललका, उसके सामने ललका ले जाओ, कहेंगे बता कैसा दिख रहा है? ये तो हरा है। अच्छा कहेंगे अब कैसा दिख रहा है? क्या? ये तो लाल है। समझ रहे हो ना। यानी कि उस व्यक्ति को कलर का ज्ञान नहीं है, उसको कलर ब्लाइंडनेस हो चुका है। ज्ञान है मतलब उसका वही हुआ ना, दोस्त को जो को। समझ में आ गया ना। दो आँख से देखेंगे 360 डिग्री, एक आँख से देखेंगे 180 डिग्री, दोनों आँख 360 डिग्री। तू दोनों जानवर आँख से देखेंगे तो 360 है। एक तू जानवर हो क्या? हाँ? वो तो दिखता है, वो तो पक्षी जानवर के जानवर। कुछ सबको नहीं, कुछ को, कुछ को ही। जिसका आँख होता है सिर पर और विपरीत दिशा में होती है उसको, हाँ। और दोनों आँख बंद कर लेंगे, है ना। 0 डिग्री तो जिसका रड, जो तंत्रिका रड, जो प्रकाशित तंतु है ना, काफ़ी यदि मजबूत होते हैं तो अंधेरे में भी अच्छे से क्या करते हैं? देख लेते हैं। अंधेरे में अच्छे से क्या करेंगे? देख लेंगे। अब इससे अधिक नहीं पढ़ाएंगे इसके बारे में। जैसे ये लिखा है, कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके आँख की रेटिना में कुछ शंकु नहीं होते हैं। कुछ शंकु क्या होंगे? शंकु कहाँ है? शंकु नहीं होगा। अरे शंकु रहेगा तब रंग दिखाई देगा बढ़िया से उसको। उसकी आँख में शंकु होबे नहीं करता है, तो फलस्वरूप कुछ रंगों को नहीं देख पाते। ऐसे मनुष्य को वर्णांध, कलर ब्लाइंड कहते हैं। इसे कहते हैं वर्णांध। कलर ब्लाइंड की हिंदी क्या होता है? वर्णांध। बात समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत? यानी कि शंकु नहीं होगा, लाल दिखेगा हरा दिखेगा, कलर का उसको ज्ञान नहीं है, ऐसे समझ सकते हो। कलर का बोध ही नहीं हो रहा है उसको, तो उसका भी इलाज होती है। तो ये पूरी ख़त्म हुआ लाइन बाय लाइन। कौन चीज़? हमारे सिलेबस से ज़्यादा चीज़, अब ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। आगे चल के तो हाँ आगे जाएगा तो पढ़ेगा। तो दोनों आँख बंद करके देखे तो क्या डिग्री? हमारे घर में फ्रिज का पानी है ना घर में, हाँ। कल से लेकर आना एक बोतल राहुल के लिए। किसके लिए लेकर आओगे? अरे नींद लग रहा है, कम से कम तू पानी नहीं पिलाओगे तो लोग की कहेगा? राहुल गया और उसको पानी भी नहीं पिलाया। उपलब्ध था फ्रिज वाला, लोग की कहेगा? समझ रहे हो ना। हमको तो लोगे का टेंशन है, अपना टेंशन समझ रहे हो ना। नींदे में भगाना है सर जी। हाँ हाँ दे दिया सर्वर डाउन में। पानी लाओ, अभी पानी लाओ। बिहार है ना, अभी लगे निकालो ना फ्रिज में। भगाना है, आँख में उंगली भोंक दे। कभी समझ में नहीं आता है उसको। ये समझना कि कॉपी बराबर है, छोट कॉपी लेकिन है। अब बताओ ये आयत है कि वर्ग है? ये नहीं आया था हाँ? तू तो काफ़ी जानकार लोग ऐसे कहता था। यही फ्रिज में तुमको सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए, यही फ्रिज में है। ऊपर से ढक्कन नीचे से क्या होते हैं? कॉपी ने तू मान चलो कि ये भी पूरा एकदम ट्रायंगल बन रहा है ना, ये बन रहा है त्रिभुज। इसमें कोई जरूरत नहीं, तो इतना सोने समझता है। ये क्या बन रहे हैं? यही इसी को प्रिज्म कहते हो। तो बताओ प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 1 2 3 और 4, अंदर वाला एगो 5। समझ में आ गया ना। यही प्रिज्म है, समझ में आ गया ना। तो अच्छा बताओ इसका जो सरफेस है, बाहरी सरफेस 3 गो आयताकार है कि वर्ग है? ये कैसा दिख है? आयताकार है ना। तो 3 आयताकार सतहों से घिरे क्षेत्र को, ये जो क्षेत्र है इसी को प्रिज्म कहते हो। लोग दिखाते हैं ना इसे। अब डिफरेंस समझ में आ गया ना। ये 3 आयताकार सरफेस है ना, 1 2 3, और ऊपर से वो है ना ट्रायंगल टाइप आकृति, यही इसी को कहते हो ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन काटने पर जैसा दिखेगा ना तो वैसे कहते हो। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन काटते हो सर्कुलर होता है तो कहते हो सिलेंडर है।
और इसका क्रॉस सेक्शन कहीं से काटो तो कैसा निकलेगा, खाली त्रिभुज निकलेगा। इसीलिए कहते हो ट्रायंगुलर प्रिज्म। कैसा प्रिज्म कहते हैं? ट्रायंगुलर। कई प्रकार के प्रिज्म होते हैं, हेक्सागोन तक प्रिज्म, बहुत सारे प्रिज्म होते हैं। तो तुमको उतना नहीं जानना है, तुमको सिर्फ कोर्स में दिया है ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में, इसी सिर्फ उसके बारे में बताएंगे। डस्टर स्कूल में जो होता है बोर्ड साफ करने वाला, वो भी प्रिज्म ही है एक ठो। डस्टर। हाँ, नाम भूल चुके हैं प्रिज्म का, बढ़िया बढ़िया नाम था उसका, याद आएगा बता देंगे कभी। फर्स्ट सेमेस्टर और सबका काम नहीं रहता है कम से, इसीलिए भूल जाते हैं, बनाम से पर याद रहता है। तो बताओ ये कैसा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है। कैसे समझेंगे? कहीं से काटो क्रॉस सेक्शन, हटाओ और फिर देखो त्रिभुज दिखेगा, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। कितने सतह होते हैं उसमें? 5। 1 2 3, एगो ऊपर एगो नीचा। ट्रायंगुलर निकलो यहाँ से, पकड़ के खेल रहा है। तो इसमें बताओ ये जो प्रिज्म है ना, इसमें कितने साइड्स होते हैं? साइड किनारा 5 गो किनारा। 9 गो। एक इसमें आने चलेगा पता किनारा। अरे इसको एक किनारा बुझो, ये तो पन्ना है तब नहीं ऐसा लग रहा है। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 6 ये 3 किनारा हुआ ना। 9 गो साइड। ऊपर में किनारा 3 3 6 3 9। बात समझ में आ रहा है ना? और प्रिज्म में बने कोण को कहते हैं प्रिज्म का कोण। ये सरफेस है, ई सरफेस, दोनों के बीच से कुछ कोण बन रहा है ना, उसी को प्रिज्म का कोण कहते हैं। चलो इतना समझ में आ गया ना। अब बाकी चीज़ तो समझा ही देंगे हम, इतना यदि बुझ गए हो तो इतना यदि समझ गए हो तो अब वो फोटो लाओ, वो वाला फोटो अब उसमें दिखा। यदि इतना चीज़ जो समझ जाते हैं, और यही एक्चुअली प्रिज्म है। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे प्रिज्म में, और इसके सारे बातों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि तुमको सारी बात समझ में आए, है ना? प्रिज्म क्या होती है, त्रिपार्श्व क्या होती है, पहले उल्टे दिया, पहले देना चाहिए तब है ना, तो पहले प्रिज्म दिया था, लाइट गुजारा है बेवकूफ़ किताब। चलो इधर आलोक नया बुधियार एनसीईआरटी है बुधियार। त्रिपार्श्व प्रिज्म। टेक्निकल में जाओगे ना तो रियल लाइफ में बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ वहाँ पढ़ाया जाता है, और वही चीज़ कोर्स में दिया है। त्रिपार्श्व क्या होती है? अभी जो बनाए हैं ना फोटो, अभी जो बनाए हैं वो उसी का फोटो बनाया हुआ है। अभी जो फोटो दिखाए हैं हम उसी का फोटो ये बना, ये फोटो चित्र 2.10 समझ में आ गया ना। और ये जो बनाए गए हैं ये टॉप व्यूवर्स बनाए गए हैं, ऐसा भी वही है टॉप व्यू। ये कैसे प्रिज्म बनाए गए हैं? इस प्रकार से प्रिज्म बनाए गए हैं। ये होती है प्रिज्म। 3D फिगर जल्दी में बनता है। तू बना लेते हो ना। हाँ लोग कह रहा था कि तू तो कोनो फिल्म बना देता है, कलाकार हो, हम नहीं कह रहे हैं। कल्पना करो, इस लाइन को उठाओ थोड़ा सा, इस लाइन को थोड़ा क्या करो, उठाओ। देखो अभी जो किताब बनाए तो बन जाएगा। एग्जाम करो थोड़ा क्या करेंगे, इसको लगेगा ये रेक्टेंगल है, ये वो है, ये ट्रायंगल है, दिक्कतें होगा हैं? बोले इस पर बताने से दिक्कतें होगा। किस पर? इस पर। अभी जो कभी बनाते हैं डायग्राम, उसी की डायग्राम है, सीधा बात नहीं बोली, समझ में आ गया ना। यहाँ उठा करके एजम्पशन के अभी नॉलेज नहीं है, टेक्निकल में तो कहना फिगर उठा के बैठा के समझा देते हैं, आज समझ नहीं जाता है विद्यार्थी, समझ में आ गया ना। तब ना बिल्डिंग का एक पार्ट को समझाया जाता है। ए सब समझ में आएगा, बी सी सब समझा देंगे हम, टेंशन नहीं लो। बी सी डैश, अरे कम से कम एग्जाम में तो फोटो तो बनेगा ना, बना लेगा ना फोटो एग्जाम में, नंबर उठा लेना। और समझे तो है ही। चलो अब बात करते हैं। कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक आपस में समांतर नहीं होते हैं। अब बताओ प्रिज्म अभी कोई फलक आपस में समांतर थे? ऐसे ऐसे थे कोनो सरफेस? ऐसे था तो समांतर थोड़े हुआ, तो कुछ एंगल पर हुआ। बोलो ऐसे थे ना? क्या समांतर थे? ऐसे नहीं थे। यही होती है प्रिज्म, जो तुमको
त्रिपार्श्व मतलब ये प्रिज्म दिया है। समांतर भी होते हैं अलग प्रिज्म में, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जो पूछेगा ना एग्जाम में तू कहना नहीं होते हैं समांतर। कोई फलक समांतर आपस में नहीं होती है, क्योंकि हमको ट्रायंगुलर प्रिज्म सिलेबस में दिया है। कांच का बना, और प्रिज्म किसके बने होते हैं? कांच का, मतलब आर पार उसके दिखाई देगा। कांच पर जो चीज़ मतलब उसका आर पार क्या होती है? दिखाई देती है ना। वह पारदर्शी माध्यम, मतलब पारदर्शी आर पार दिखेगा, उससे लाइट भी पास करेंगे। जिनके कोई भी दो सम्मुख फलक सरफेस आपस में समांतर प्रिज्म कहलाते हैं। वास्तव में प्रिज्म में 5 सतह होती है। अब ये गिनाया था हमने, एक कांपी इधर से 2 और 3 नीचा 4 तो वाला 5। तो बताओ प्रिज्म में ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रिज्म में 5 सतह होती है, सतहें होती है। प्रिज्म में 5 सतहें होती हैं। उन 5 सतहों में से 2 सतह कैसा होगा? त्रिभुजाकार। अभी पढ़ा था ना, 5 में से 2 त्रिभुजाकार होंगे, त्रिभुजाकार। अन्य 3 आयताकार, अन्य 3 आयताकार सतहें होती है। समझ में आ रहा है ना? सतहें होती है, ये वाला बात होती है प्रिज्म में, है ना। प्रायोगिक तौर पर किन्हीं 2 आयताकार सतहों का उपयोग किया जाता है। प्रायोगिक क्या कहा है? कहाँ गया जी? प्रायोगिक तौर पर मतलब प्रैक्टिकली। प्रायोगिक मतलब क्या होती है? प्रैक्टिकली। किन्हीं 2 आयताकार मतलब लाइट जब गुजारते हैं तो प्रैक्टिकली जो लाइट पास किया जाता है ना, वो किन्हीं 2 कौन चीज़? आयताकार सतहों का उपयोग किया जाता है लाइट को पास करने में। दिखाएंगे फोटो भी। और त्रिभुजाकार सतह आधार होती है। त्रिभुजाकार सतह क्या होती है? आधार होती है। त्रिभुजाकार सतह है ABC, त्रिभुजाकार सतह है ये। त्रिभुजाकार सतह ये है ABC और A डैश B डैश C डैश, A डैश B डैश C डैश, ये वो सतह है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और कहना चाहिए। छोड़ो मूड़ी हटाओ उधर से। प्रिज्म है ना, जैसे देखो क्लास का लिखा हुआ है इसीलिए ऐसा है। चलो इतना बात ही है, इतना बात ही सुनना है। प्रिज्म का कोण, प्रिज्म के सम्मुख पार्श्व जिस कोण पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। सम्मुख पार्श्व मतलब एक पार्श्व ये है, एक पार्श्व क्या है? ये अभी कभी मिलाए थे। दोनों जिस एंगल मिलता है ना, वही क्या होता है? प्रिज्म का क्या होती है? वही कोण होती है। वही प्रिज्म का क्या होंगे? कोण होंगे, है ना। यही पार्श्व कहा गया, उसी को साइड्स को ही पार्श्व कहते हैं। साइड्स को ही पार्श्व कहते हैं। तो दोनों जहाँ आकर मिलेगा उसी को प्रिज्म का कोण कहते हैं। जगह तो नहीं है, लाओ नेक्स्ट पेज वो और पेज बढ़ाओ। अब कहाँ लिखेंगे? है ना, जैसे एक डायग्राम है और उस डायग्राम में दिखाते हैं। यही प्रिज्म है। देखो अभी जो फोटो बनाए थे दिखाए थे ना, यही प्रिज्म है। ये रोटेशन नहीं है, लो है, यही प्रिज्म दिख रहे हो ना। देखो तो इधर वाला ये त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुजाकार। ये रेक्टेंगल है, एगो रेक्टेंगल उधर से है, एगो नीचे में लखल है वो रेक्टेंगल वाला। तो लाइट जब गुजारते हैं ना, इसका और इसका दुईटा यूज करते हैं, तीनों का यूज ऐसे लाइट पास करेंगे। तीनों का यूज नहीं करते हैं लाइट गुजारने में। आप तुम लोग जो फोटो बनाते हो तो ऊपर बनाते हैं टॉप व्यू। कौन भी बनाते हैं? टॉप व्यू। ऊपर देखेंगे त्रिभुज दिखेगा ना, साइड देखेंगे तो रेक्टेंगल। ये साइड से देखा व्यू है, कैसा व्यू है? ये साइड व्यू है। और ऐसे जो बने होते हैं वो टॉप व्यू हैं। समझ में आ गया ना। तो इस टॉप मतलब ऊपर से देखेंगे, साइड मतलब बगल से देखेंगे, सामने से देखेंगे। फ्रंट व्यू कह सकते हो, फ्रंट व्यू या साइड व्यू, क्योंकि दोनों किस एक ही टाइप से बनेंगे। इस केस में अलग अलग चेंज होंगे, लेकिन इस केस में एक ही फ्रंट व्यू और हाँ फ्रंट। देखो जैसे
ये कौन प्रिज्म है, बड़ा गड़बड़ है जी। इधर करते हैं इधर होता है, उधर करते हैं उधर होता है। ठीक है, सही फिगर है। तो ये त्रिभुजाकार दिख रहा है सरफेस, ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल नीचा है, कहाँ रेक्टेंगल है? उजला लाइन से। अरे ये देखो ध्यान देना, ये त्रिभुज है बन रहा है हाँ हैं, कॉपी ऐसे बना था ना, उसी को घलटा दो और तब देखो, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, फिर कॉपी बना के बाद दिखाएंगे। ये ऐसे त्रिभुजाकार है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, इधर भी नहीं दिख रहा है तुमको, एक रेक्टेंगल धरा हुआ है। तो लाइट जब पास करेगा ना तो दूसरे सतह से गुजरेगा, तीसरा सतह से नहीं गुजरेगा। जैसे इस तीसरा तो सतह पे है। रखा होगा ना, इससे गुजरेगा और किससे गुजरेगा, इससे गुजरेगा। जैसे कि मान लो लाइट उतारेंगे और एक सरफेस ऐसे इधर ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे है, ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे मेरा ये प्रिज्म बन गया ना। लाइट गुजरेंगे इससे और सिर्फ इसी से, या इससे या इससे या इससे, और इसके असर से कोई मतलब नहीं है। क्या त्रिभुजाकार वाला से लाइट गुजरती है? नहीं। रेक्टेंगुलर सरफेस से लाइट पास करती है। बात समझ में आ गया ना। अब ऊपर से बनाएंगे फिगर तो एक त्रिभुज दिखेगा ना, इसीलिए सिर्फ एक लाइन देकर त्रिभुज बनाकर कम बनाते हैं हम लोग। ऐसा बनाएंगे एक लाइन खींच करके, लेकिन एक्चुअली में जो कैसे फिगर वो होते हैं, वो लाइन जो खींचते हो, जैसा मैंने काफ़ी बनाया था देखा करके वैसे, और मोबाइल में बात करें तो ऐसे। बात समझ में आ रहा है ना, ये वाला बात होती है। और कभी जाओगे दुकान में तो प्रिज्म मिलेगा तो प्रिज्म खरीद लेना उससे। जैसे कि इस लाइट को देखो तो इसमें थोड़ा सा ठीक से दिखाया गया है, दो सरफेस का यूज़ किया गया, देखो दिख रहा है ना। एक रेक्टेंगुलर ये सरफेस है, जैसे जैसे हम कल्पना करा रहे हैं वैसे कल्पना करो। एक रेक्टेंगुलर ये सरफेस है, अच्छा दूसरा एक बैठल है सुतल है वो है रेक्टेंगुलर, एगो देखो इस साइड वाला है इधर से, तीन रेक्टेंगुलर हुआ, एगो त्रिभुज ये हुआ और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट हुआ। तो एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, देखो 3D इमेज है, कल्पना करो है, देखो एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है ना। एक रेक्टेंगल ये बना, कल्पना करो इसमें एक रेक्टेंगल तौर में है, अच्छा दूसरा रेक्टेंगल ये लाइन इधर वाला है, अच्छा सर कल्पना करो कलम देखना मेरा, हे गया हे गया हे गया उधर वाला रेक्टेंगल, तीन रेक्टेंगल हुआ। एगो त्रिभुज ई, एगो त्रिभुज कल्पना करा ऐसे करके ऐसे करो और देखो ऐसे तीन गो त्रिभुज बन रहा है। तो बताओ प्रिज्म में कितने किनारे को पूछेंगे तो होंगे, लेंगे एक ई दो, एगो है वाला 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ गया अच्छे से? कितने किनारे होंगे? 9। अब प्रिज्म का कोण क्या होंगे? कोनो दो पार्ट्स लो, कोनो दो सतह लो, एक ये सतह ले लो, एक ले लो इधर वाला सतह। अब बीच का है कुछ कोण बन रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच का एंगल, उसी को प्रिज्म का कोण कहते हो। उसी क्या कहते हो? प्रिज्म का कोण। बोलो। तो ये तो त्रिभुजाकार सतह हो गया। आयताकार सतह क्या होंगे? ए बी डैश ए डैश होंगे, और क्या होंगे? ए सी ए डैश बी डैश होंगे, नहीं होंगे? तो उसका नामांकन हम लोग एक होंगे बी सी बी डैश, क्या लिखे हैं? सी डैश। ये कौन सतह होंगे? आयताकार। और ये कौन सतह है? त्रिभुजाकार। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? बिना टेक्निकल इमेज के समझ में नहीं आता है। 3D में देखना पड़ेगा। ये 3D पिक्चर है ना, तब ना पता चला सब चीज़ अभी। तो चलो, तो आयताकार सतह जो होंगे, तो ये जो होंगे इसे लिख दो फ्रंट व्यू, सेकंड व्यू लिखो, फ्रंट व्यू है, सामने से देख रहे हैं। हालांकि तुम लोग जरूरी नहीं है, फिर भी समझा दिया मैंने कि फ्रंट व्यू सामने से देखने के बाद ऐसे मिलेंगे। अब देखो जैसे एक चीज़ थोड़ा सा आइडिया देते हैं टेक्निकल के बारे में। किसी व्यक्ति का फोटो खींचो, दवाल है ना, यहाँ खड़ा करो, वहाँ खड़ा करो, पीछे खड़ा करो, यहाँ खड़ा करो, फोटो खींचो, लगेगा दीवार में चिपकल है, ऐसा फील होता है। और यही घटना होती है जब किसी 3D बॉडी का बनाते हो 2D इमेज, तो तीसरा डायमेंशन होंगे दीवार में चिपक जाते हैं, वो लगेगा 2D फिगर ही है। लंबाई और फिर क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये होती है, समझ में आ गया ना? लेकिन होती है 3 डायमेंशन। फोटो खींचने के बीच में जगह होता है ना, अब मान लो जितना बीच में जगह उतना है, नहीं पता लगता है दीवार में क्या है? सटा हुआ। अच्छा 1 फीट हटल लेगा तैयो, 2 फीट रहेगा वही बुझाएगा दीवार में चिपकल आदमी है। चलो वहाँ जाओगे तो समझना कैसे कैसे क्या होती है। यहाँ चलो, अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग प्रिज्म बारे में देख लेते हैं। तो आयताकार सतह क्या हो गया? ए कहाँ गया? ए डैश बी डैश,
ना, ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी। एगो आयताकार होगा इधर वाला, होगा ना आयताकार, इधर वाला क्या होगा, इधर वाला आयताकार होगा, इधर वाला आयताकार के नाम बताओ। ए डैश ए डैश सी डैश सी, समझ में आ गया ना। एंड एक आयताकार होगा हेड दिख रहा है, अति बी सी बी होगा ना, डैश बी सी डैश सी डैश बी डैश बी हो गया। बात समझ में आ गया ना। हाँ ये अगर समझ गए हो ना, इसको उठा कर देखो तो वही एकदम इमेज लगेगा, एकदम से लगेगा वही फोटो बनाया है यहाँ पर, ठीक ठाक है। सीधा और नीचे सीधा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होती है, कोई दिक्कत? हाँ यहाँ टॉपिक पढ़ लो फिर देख लेना उसको, है ना, क्लास के बाद। एंगल ऑफ प्रिज्म देखो, साइंस 10वां में पढ़े जाते हैं बढ़िया से, और 11 12 में कंपटीशन में उतना ही जितना एग्जाम आते हैं, पास समझ जाएगा ना, उतना जितना एग्जाम आते हैं। टेक्निकल में ओकर बाद टेक्निकल में, नहीं तो दूसरा जगह नहीं है साइंस पढ़ने का। तो कहेगा हाँ अभी छोटे तक कंपटीशन मास्टर पढ़ेबे करेगा, कम मास्टर को उतना फुर्सत तक गणित पढ़ाने का है। 1 घंटा में लाइट उड़ता है वहाँ पर, समझ रहे हो ना, लाइट गया, कंपटीशन में और नहीं पढ़ाया होता है हाँ बढ़िया से। वही बढ़िया से होता है, वही जो एग्जाम आता है, फालतू का बात ना याद कर लीजिए आप। कंसेप्ट मतलब बेसिक कंसेप्ट नहीं मिलेगा। बेसिक कंसेप्ट नहीं मिलेगा, तुमको बताएगा लेंस क्या होता है, उतना फुर्सत है। लेंस से क्या क्वेश्चन आएगा, किसको क्या कहेंगे, ई कहेगा वहाँ पर, इस लेंस को ये कहते, इस लेंस को इसका यूज यहाँ है, उसका यूज यहाँ, इसका आवर्धन ये होगा, बस चलो अगले, कैसे वो सब वाला बात नहीं होता है वहाँ पर, होना भी नहीं लगबे चाहिए, नहीं करता है ना। लगेगा कभी बहुत कम पर। प्रिज्म के जहाँ लगना चाहिए वहाँ, प्रिज्म के किन्हीं 2 अपवर्तक, अपवर्तक मतलब जिससे लाइट पास होती है, अपवर्तक, प्रिज्म के आर पार दिखता है। हाँ प्रिज्म में कितने पार्ट्स होते हैं, 9 गो, सतह 5 गो, 5 गो, किनारा 9 गो 9 गो। अब प्रिज्म के 2 पार्ट्स प्रिज्म मैंने कौन को प्रिज्म का कौन कहते हो, जी। या प्रिज्म के 2 अपवर्तक सतहों, प्रिज्म के 2 अपवर्तक है ना, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म के सम्मुख पार्श्व जिस कोण पर मिलते हैं उसे प्रिज्म का कोण कहते हैं, या प्रिज्म के 2 संलग्न पार्श्वों के बीच के कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं, इसी को पार्श्व कहा है। तुरित करने चलता है अपवर्तक सतहों, ये लंबा ठीक है, इसीलिए हमने इसी लिख दिया। बीच के कोण को, बीच के कोण, इसका काम नहीं है, कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसे प्रायः ए से सूचित किया जाता है। चलो वो पढ़ाइए देते हैं, प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, इसे प्रायः ए से, हमको लगा नहीं हो पाएगा लेकिन हो जाएगा, सूचित, फिगर जल्दी समझ लिया ना। हाँ सूचित किया जाता है। तो ये हो गया प्रिज्म में बना कोण। ये मान लो प्रिज्म है, ऊपर वाला सरफेस त्रिभुज बनना था ना, उसका हाँ। कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू और आर आर नाम दे देते हैं उसका। और ये एंगल बन रहा है, इसी को कहते हो प्रिज्म का कोण, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। ऐसे जो टेढ़ था 2 सरफेस ऐसे थे ना, इसके दोनों जितना एंगल झुका हुआ है उसी को प्रिज्म का कोण कहते हैं, और सब बराबर ही होते हैं, कोई भी अलग अलग वाला गप नहीं है, सब कोण बराबर होते हैं। अच्छी बात है। जब चलो आगे हम लोग अब जानकारी लेते हैं प्रकाश का। हाँ, प्रिज्म से होकर प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से होकर, प्रिज्म से होकर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से होकर के अपवर्तन, है ना।
जैसे कांच या बर्तन के थे ना, कांच का ग्लास का स्लैब लिए थे, ठीक वही बात फ्रिज में होती है। ठीक वही बात कहाँ होती है? फ्रिज में होती है। मान लेते हैं कि ये ए बी और सी एक फ्रिज में है। ए बी सी एक क्या है? फ्रिज में है। और हमको क्या करना है अब बताओ। ये फ्रिज में है तो किसका बना होगा? कांच का। कांच का। और इधर क्या होंगे? हवा। इधर भी क्या होंगे? हवा। हवा। हवा कौन माध्यम होते हैं? विरल। विरल माध्यम है ना। ये भी होगा विरल माध्यम, वो हो गया सघन फ्रिज। ये भी होगा विरल माध्यम। दोनों होंगे कौन माध्यम? दोनों विरल माध्यम होंगे, है ना। दोनों होंगे विरल माध्यम होंगे। अच्छा, अब कांच के बने हुए विरल माध्यम है। ये कौन माध्यम होगा? सघन। सघन माध्यम। अब देखो ये टॉर्च है और यहाँ से लाइट तो ये हमारे। निर्वात नहीं ना होगा इसमें? काहे होगा निर्वात? ये सघन हुआ ना। निर्वात समझते हो? हाँ। क्या होती है निर्वात? कुछ नहीं होता है जिसमें। फ्रिज में कुछ होता है? ये तो माध्यम है। वहाँ कोना निर्वात में कोना माध्यम ही ना होता है। कोई माध्यम नहीं। अरे कर्ण रहेगा तो ना माध्यम, करने ना तो माध्यम कहाँ से? समझ गए, लेकिन कुछ समझदार हो। लेकिन ठीक है, मैंने पूछ लिया। अब ये हवा है, ये फ्रिज में है, और ये क्या है? हवा। हवा से लाइट बारो कहाँ पर? प्रिज्म पर। उजला प्रकाश। कौन प्रकाश? सूर्य प्रकाश। दुधिया बल्ब का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश बारो। चलो बारते हैं। सूर्य का प्रकाश ऐसे बारे, ऐसे आएगी। अब बताओ, इधर विरल था, इधर क्या थे? सघन। अब प्रकाश विरल से कहाँ जाएंगे? सघन में। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब को दंडवत क्या करेगा? नमस्कार जय करेगा। हो, जय हो अभिलंब की अभिलंब महाराज जय की हो। जय। समझना क्या? विरल हाँ। से सघन। विरल में था कुछ नहीं खाने को मिल रहा था, सघन में एकदम बहुत मिल रहा, समझ रहे हो ना। अब बताओ, देखो लंब खींचने का तरीका बताए थे टेक्निकल में। जैसे फिर कोई भी सरफेस है ना, अभिलंब मतलब होता है अभिलंब सरफेस पर लंब। अभिलंब मतलब क्या होती है? सरफेस पर लंब। ये सरफेस है ना, इस पर लंब खींचो, मतलब इस पर क्या डिग्री कोण होना चाहिए? 90 90 डिग्री कोण। जहाँ किरण काटा है वहाँ पर, यहाँ किरण काटा है ना, नहीं। तो इस पर ऐसी नहीं कि अभिलंब खींचते हो सब दिन ऐसे, तो क्या 90 डिग्री होंगे? तब 90 डिग्री नहीं होंगे। अभिलंब मतलब नॉर्मल 90 डिग्री कोण। इस सरफेस को देखो और ऐसे खींचो कि 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। अब बोलो मेरा 90 डिग्री कोण बना, लगभग बन गया ना। क्या डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। इस सरफेस से ये रेखा, इस सरफेस से करिया वाला लड़का बना रहा है 90 डिग्री कोण, जी। बना रहा है 90 डिग्री कोण। ये अपना अभिलंब हो जाएंगे। अपना ये क्या हो जाएंगे? अभिलंब। अब बताओ, लाइट को जाना चाहिए कैसे? सीधा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लाइट को जाना चाहिए कैसे? ऐसे जाना चाहिए। लाइट को जाना चाहिए ना, जाना चाहिए ऐसे लाइट। लेकिन क्या लाइट ऐसे जाएगी? नहीं। अभिलंब इधर है ना। जी। अब देखो लाइट एक इधर से जा रहा है जिस मीडियम में है ना, उस मीडियम को देखो अभिलंब को। अब जिस मीडियम में है उस मीडियम अभिलंब को नहीं देखेंगे। लाइट विरल से कहाँ जा रहा है? सघन। तो इधर वाला अभिलंब कौन है? इधर है ना। जी। उसको देखो तब नहीं गड़बड़ाएगा। अब तू देखेगा पूरा में तो गड़बड़ कर दोगे। तब लेन खींचेंगे, इधर खींचेंगे, किधर खींचेंगे, ये बात रखना ध्यान हमेशा। इसी टेक्निक का लाइट हम लोग खींचते हैं। अब बताओ, तो इधर इस अभिलंब का कुछ देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, ये है ही नहीं। अब बताओ, ये अभिलंब है, लाइट जा रहा है विरल से कहाँ पर? सघन में। अभिलंब को दंडवत क्या करेगा? नमस्कार। जाना चाहिए सीधा, लेकिन जाएगा। अब कुछ खा पी लेते हैं, है व्यवस्था तो फिर हाँ। देखेंगे हम लोग बाद में, समझ रहे हो ना। हाँ। चलो, तो कुछ खा पी लेते हैं हम लोग। तो लाइट ऐसे जाएगी, सीधे जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। समझ में आ गया ना। लाइट क्या होंगी? इस प्रकार से टेढ़ टार नहीं होता है, ये सीधे में रहा है। थोड़ा सा मतलब तुमको लग नीचा हुआ तो सीधा खींचना है स्केल से। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? ये लाइन आपस में पैरेलल, इसीलिए पैरेलल चक्कर में थोड़ा सा मैंने टेढ़ खींच दिया, समझ रहे हो ना। यानी कि अरे सघन है तो सघन में थोड़े डिफेक्ट होगा। मीडियम जब तक चंद्र तब तक प्रकाश इधर उधर थोड़े भागते हैं। अब बताओ, अब क्या हो चुका है? अब क्या हो चुका है? अब लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे गई, पेट भर गया। अब फिर सुखार आएगा। क्या आएगा? सुखार। भूखमरी पैदा। सघन से कहाँ जाएगा? विरल। तो पहले इस पर क्या खींच दो? लंब खींच दो। इस पर लंब, इस सरफेस पर मतलब 90 डिग्री, इस सरफेस पर क्या डिग्री? 90 डिग्री। तो इस पर लंब खींच दिया। ये क्या हो गया? सरफेस पर लंब हो गया। इस सरफेस पर बोलो, इस सरफेस पर लंब हुआ। जी। अच्छा, दूसरा कलम सर। हाँ बहुत तेज हो तो हमको लगाने तो तुम तेज, लेकिन तू तो बहुत तेज है। अच्छा, लाइट को जाना चाहिए कैसे? सीधे जाना चाहिए लाइट को। हाँ।
जाना चाहिए लाइट को सीधे, जी लाइट को जाना चाहिए इसी प्रकार से, लेकिन जाएगी। नहीं, अच्छा इधर इसको देखेगा, इसको देखेगा, इधर वाला इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि लाइट दूसरे मीडियम था ना, जिसमें जाएगा उसको देखो, जिसमें जाएगा। अच्छा ये अविलंब है, सघन से कहाँ जा रहा है, विराट। अविलंब दूर से हटेगा। क्या होंगे, ये अविलंब मूल पात से, इससे मूल पात से क्या हो जाएंगे, लाइट ऐसे हो जाएंगे, लाइट ऐसे ऐसे हो जाते हैं, लाइट ऐसे हो जाते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना यहाँ तक, हाँ ये बात हो गई। फिर इसका तुलना करेंगे प्रिज्म से, अथी से तुलना करेंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तुलना करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुई है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या घटना घटी है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। अब सारे चीज़ को हम लोग डायमेट्रिकल दिखाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम प्रयास करेंगे कि तुमको बायलिंगुअल में सब चीज़ हम दे दें। ठीक इमेज बना है, उसमें कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखो यहाँ से, अच्छा ये किरण आई तो आने वाली किरण को क्या कहते हो, आपतित किरण, आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। समझ में आ गया ना, इसको वो क्या बोलेंगे। चलो नामांकन कर देते हैं, मान लेंगे P, इसको मान लो Q, ये P, ये बिंदु क्या हो गया Q, है ना। ये बात हुई है, ये बात है। उसके बाद ना इस बिंदु को मान लेते हैं, इस बिंदु को मान लेते हैं R, ये बिंदु R हुआ, ये बिंदु S हुआ, R हुआ, S हुआ। अब चलो इतना इतना कहने के बाद अब देखो यहाँ से PQ बताओ कौन किरण है, PQ आपतित किरण। आपतित किरण, PQ हो गया आपतित किरण, PQ हो गया आपतित किरण, ठीक है ना। अब आपतित किरण है तो आपतन कोण भी बना होगा। हाँ आपतन कोण किसके बीच बनते हैं, आपतित 90 किरण और किसके बीच में, अविलंब के बीच। अविलंब के बीच में बनते हैं आपतन कोण, अविलंब है का ना। नाम दे दो। तो लाइट जिस मीडियम आई उसी मीडियम आपतन कोण बनेंगे। आधे में जाऊंगा तो अपवर्तन को तब बन जाएगा, ध्यान रखना, है ना। जैसे लाइट मान लो ऐसे है, इधर हवा है, इधर पानी है ना, और लाइट ऐसे आई है, ऐसे लाइट आई है, अभिलंब खींचा जाना चाहिए जाएगी ऐसे, तो ऐसे जाएगी, ये न होता है आपतन कोण। जिस मीडियम आया वो मीडियम का किरण और अभिलंब उसी मीडियम का उन आपतन कोण, आधे मीडियम को तो अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो बताओ ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो ये एंगल क्या होंगे, आई होंगे। और बताओ, है ना, एंगल क्या होंगे। अच्छा PQ तो क्या हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण, और एंगल आई बराबर क्या कहोगे, आपतन कोण, क्या कहोगे, आपतन कोण। एंगल आई हो गया आपतन कोण, एंगल आई क्या हो गया आपतन कोण। इंग्लिश में लिखते लेकिन जगह नहीं है, इसका इंग्लिश बुक से होगा, उससे उतार लेना, उसको वैसे पहले लिखे भी थे इंग्लिश, अगले बार लिखे थे ना। एंगल और क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंस कहते हो, जगह कम पड़ जाएगा इसीलिए, क्योंकि इस पेज में क्लास को ख़त्म करना ही है। अच्छा PQ देखो, तो PQ कह दिया एंगल लाइक का, बताओ Q से लेकर के R तक कौन किरण होगा, अपवर्तित किरण। अरे QR किरण है ना, तो QR क्या होगा, अपवर्तित किरण। अपवर्तित क्या होंगे, किरण होंगे। QR क्या होंगे, अच्छा QR अपवर्तित किरण होगा। और ध्यान देना, अच्छा एंगल R, ये लाइन और ये इसके बीच की कोण बन रहा है ना। अब इस मीडियम बात करेंगे तो इस मीडियम का लाइट ये है और इस मीडियम अभिलंब ये है, कुछ एंगल बन रहे हैं, और ये एंगल ये क्या होंगे, एंगल को क्या बोलोगे, कौन एंगल बोलोगे, एंगल R को, एंगल R होंगे अपवर्तन कोण। क्या होंगे ये, क्योंकि अपवर्तित किरण QR अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये अपवर्तन कोण हो गया अपना, ठीक है ना, अपवर्तन कोण हो गया। इंग्लिश में कहोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। कुछ बोलने रहे हो। और ई गया और निकल गया तो RS कौन किरण, निर्गत किरण होंगे ना, RS कौन किरण होगा, अगले बार भी बात किए थे, निकलने वाली किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। अच्छा निर्गत किरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ कौन बन रहा है, क्या बन रहे हैं कौन, ये अभिलंब
और ये किरण बीच में कुछ एंगल बन रहा है, जी इसे ई कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? ई। और बताओ एंगल ई बराबर क्या होंगे? निर्गत कोण। एंगल ई बराबर क्या होंगे? निर्गत कोण। एंगल ई बराबर हो जाएंगे निर्गत कोण हो जाएंगे। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ क्या हो जाएंगे? इमरजेंस। और ए होंगे प्रिज्म का कोण। ये क्या होंगे? प्रिज्म का लिखा हुआ है पहले, ये प्रिज्म का कोण, इसमें इसीलिए इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विचलन कोण समझना जरूरी बहुत है, विचलन। क्योंकि आगे जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स पढ़ोगे बहुत कुछ सिखाएंगे, उसमें विचलन कोण काफ़ी जरूरी पड़ता है। किरण वास्तव में जा रही थी इस प्रकार से, जी लेकिन चली गई ऐसे, जी तो वास्तविक पथ किरण का यही था ना। जी। ये किरण का कौन पथ है? वास्तविक ये वास्तविक पथ किरण का है। अच्छा, लेकिन किरण चली गई ऐसे, चली गई ना ऐसे, जी। यहाँ से कितना डिग्री भी मुड़ा, इसको उसी को पीछे बीच बढ़ाओ। में, हाँ, इसको क्या करो? इसको पीछे पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ। इस प्रकार पीछे बढ़ाए, किरण जाना चाहिए ना, इससे जाना चाहिए ना। तो कितना एंगल पे मुड़ा? इस मीडियम में हवा से गया था, हवा में फिर कितना एंगल पे मुड़ गया? तो इसके वास्तविक पथ, इसके कौन पथ? वास्तविक पथ। और जो निर्गत किरण है उसके बिंदु, उसको क्या करो? पीछे मिला बढ़ाओ। अब जहाँ दोनों कटता है, जहाँ दोनों क्या होंगे? कटेंगे, उसी के बीच के कोण को कहते हो निर्गत कोण। इसी को कहेंगे डेल्टा। क्या कहेंगे इसको हम लोग? डेल्टा। और ये होंगे, इसको जैसे मान लो एन कह दिया, इसको क्या कह दिया? इसको बिंदु को एन कह दिया, इसको ओ कह दिया, इसको क्या कह दिया? ओ। और ये बिंदु क्या हो गया? आर। एंगल एन ओ आर, ये क्या होंगे? निर्गत कोण होंगे, है ना। एंगल एन ओ आर। हंसी लग रहा है, काहे तुमको नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना, जा सकते हो। एंगल एन ओ आर बराबर क्या होंगे? निर्गत कोण होंगे। एंगल एन ओ आर बराबर डेल्टा बराबर क्या होंगे? डेल्टा। निर्गत कोण, सॉरी विचलन कोण होंगे। क्या होंगे? विचलन कोण। विचलन कोण होंगे। एंगल ऑफ डेविएशन, इसका अलग से परिभाषा भी कल दिखाएंगे। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ क्या होंगे? डेविएशन होंगे। यहाँ पर एंगल आई नोट में लिख देते हैं इसको, नोट में एंगल आई प्लस एंगल ई। ये जो एंगल आई है और ये एंगल क्या है? ई है। ई बराबर होता है, ये बराबर होगा एंगल ए और एंगल डेल्टा के। चलो इतना, इससे आगे कल करेंगे और भी कुछ समझाएंगे, इसमें पूरा बात नहीं हो चुका है। इतना समझ गया ना आज की क्लास में? अब फिगर कल लेकर आना, अब कल इससे आगे करेंगे इसी में कम।